हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है और आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और तो भाई लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे सॉलिड स्टेट की और काफ़ी एनर्जेटिक काफ़ी बेहतरीन लेक्चर रहा लास्ट वाला, अगर आप सभी को याद हो। तो हमने वॉइड्स के बारे में जानकारी ली थी कि आपका जो एफसीसी होता है बेसिकली, जिसे मैं सीसीपी बोल रहा था, कि वहां पे आपके वॉइड्स कहाँ कहाँ पे होते हैं, कितने होते हैं, और उनके ऊपर जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने सब आपको करवाए थे, है ना। ऐसे ही हमने एचसीपी के बारे में भी बात की थी, ठीक है। अब आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी इस टॉपिक में। अब हम बात करेंगे जो हमारे पास कुछ सिस्टम के जो स्ट्रक्चर हैं वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि NaCl कैसा है, CaF2 कैसा है, Na2O कैसा है, आपका सीजियम क्लोराइड कैसा है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, है ना। सीजियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है जैम में, ठीक है। तो उसका डिस्कशन करते हैं काफी अच्छे से, ठीक है। केमिस्ट्री लाइफ गुड मॉर्निंग कह रहे हैं मुझे, तो भाई गुड इवनिंग कहिए। और नाम क्या है आपका ये भी मुझे बताएं कि क्या नाम है आपका, ठीक है, क्योंकि आपका किस नेम से आप रजिस्टर्ड है वो भी एक बार बता दीजिए, ठीक है। तो इस क्लास में हम बेसिकली रेडियस रेशो की सबसे पहले बात करेंगे और रेडियस रेशो का हम यूज करके आगे के जो डिस्कशन के जो है हमारे, जैसे स्ट्रक्चर की बात करनी है, NaCl की कैसी होती है, ZnS की कैसे होती है, सीजियम क्लोराइड की कैसे होती है ना। वहां पे सीजियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्लोरीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऐसे। देवेंद्र गुड इवनिंग, नासरीन गुड इवनिंग, वेलकम सभी का बहुत बहुत ज्यादा। चलिए भाई अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को ज्यादा लेट ना करते हुए, तो आ जाइए भाई, ठीक है। ओके अमृत, वेरी गुड, ओके वेलकम अमृत, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले भाई लास्ट क्लास का जिन भी स्टूडेंट्स ने देखा होगा, तो अब हम थोड़ा सा एक बार मैं आपको थ्योरेटिकल पॉइंट्स के बारे में एनालिसिस देता हूँ। उसके बाद हम आएंगे, हमारे जो भी पॉइंट्स होंगे उनको काफी अच्छे से सीख लेंगे, पढ़ लेंगे एक बार अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए भाई, स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स बेस्ड ऑन रेडियस रेशो रूल। देखो अब क्या है कि जो भी हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है वहां पे एक कटायन रहा होगा और एक अनायन रहा होगा, और आपको पढ़ाया जाता है कि कटायन का साइज छोटा होता है, अनायन का साइज बड़ा होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो कटायन है वो आपको दिखेगा कि वॉइड्स में फिट हो रहा अच्छे से, क्योंकि ज्यादा वॉइड्स होते नहीं, छोटे मतलब वॉइड्स का जो स्पेस है वो तो जितना कम हो उतनी अच्छी पैकिंग हम मान के चलते हैं। तो यहीं पे यही चीज एक्सप्लेन करेंगे हम इस क्लास में कि आयोनिक कंपाउंड्स कंटेन कटायन एंड अनायन। जनरली कटायन जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं अनायन से, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है, इसका तो हम सभी को पता है। अब देखिए है ना, उसके बाद देखिए, द कटायन एंड अनायन आर अरेंज्ड इन ए सच वे दैट दे फॉर्म ए क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। अब जो कटायन और अनायन है वो इस तरीके से पैक होने की कोशिश करते हैं कि वो आपका क्लोज पैक स्ट्रक्चर बने, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज वॉइड वॉल्यूम, है ना। यानी कि जो वॉइड बनेगा, जितना कम वॉइड बने, जितनी अच्छी क्लोज पैकिंग हो, तो वो चाहते हैं कि जितनी अच्छी क्लोज पैकिंग होगी उतना हमारे को फायदा मिलने वाला है। तो स्ट्रक्चर ऑफ मैनी बाइनरी आयोनिक कंपाउंड कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्लोज्ड पैक अरेंजमेंट, है ना। तो ये किसके हिसाब से, क्लोज्ड पैक अरेंजमेंट ऑफ वन ऑफ द आयन व्हाइल अदर इज लोकेटेड इन इंटरस्टिशियल वॉइड्स। तो देखो यहाँ पे एक तो आपको ये बताया गया कि जो आपके पास बाइनरी आयनिक कंपाउंड है वहां पे क्या देखा जाएगा कि आपका जो है वो देखा जाएगा कि जो आयंस रहा होगा, बेसिकली जो अनायन रहे होंगे, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज रहे होंगे, वो आपके लैटिस पॉइंट की तरह काम करेंगे, और जो कटायन वो इंटरस्टिशियल वॉइड्स में आपको देखने को मिलेगा, टेट्रा या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। उसके बाद देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद द रेडियस ऑफ कटायन एंड अनायन play a vital role in determining the arrangement of ionic compound in the crystal lattice। क्योंकि भाई हमें ये रेडियस रेशियो देखना होता है, इस रेडियस रेशियो के हिसाब से ही हम बताते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी रही होगी। ये वाला जो आयनिक कंपाउंड है इसकी स्ट्रक्चर ऐसी रही होगी, ठीक है। द आयोनिक कंपाउंड्स हैव डिफरेंट अरेंजमेंट फॉर डिफरेंट रेंज ऑफ रेडियस रेशियो, ठीक है। तो रेडियस रेशियो कैसे निकालते हैं भाई, आप सभी को याद होना चाहिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो वॉइड्स की देखो यहाँ पे वॉइड्स बेसिकली कटायन मान लो, है ना, एटम यहाँ पे अनायन मान लो, है ना। तो इनके बीच का जो रेशियो है वो मैंने आपको लास्ट क्लास में निकालना बताया था कि आप कैसे इनका रेशियो निकाल सकते हो, तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्या कहा जा रहा है, देखिए व्हाइल कैलकुलेटिंग रेडियस रेशियो
इट इज एज्यूम्ड दैट कटायन एंड अनायन आर हार्ड स्फीयर। जब भी हम यहाँ पे रेडियस रेशियो की बात करेंगे तो यहाँ पे हम मान लेंगे जो हमारे कटायन और अनायन वो हार्ड स्फीयर है और एक दूसरे को टच भी कर रहे हैं, एक दूसरे को टच भी कर रहे हैं। उसके बाद देखिए द कटायन इज सराउंडेड बाई मैनी अनायंस, द कटायन इज सराउंडेड बाई मैनी अनायंस एज पॉसिबल सो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। तो जो कटायन है उसके पास आपका बहुत सारे अनायन देखने को मिलेंगे, है ना। तो इसका मतलब आप थोड़ा सा ऐसा भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो अनायन अनायन के बीच में डिस्टेंस होता है, अब ये वॉइड अगर उनके बीच में आ जाएगा तो अनायन अनायन एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, और अनायन अनायन अगर एक दूसरे को टच नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल रहा होगा, है ना। हाँ नासरीन बिल्कुल सही कह रहे हो आप। दिस प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ क्लोज्ड पैक अरेंजमेंट। देखो अब यहाँ पे देखिए ये टेबल मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। द फ्लोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स दैट द रेंज ऑफ कटायन टू अनायन रेशियो, द रेंज ऑफ कटायन टू अनायन रेशियो एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल एंड कोऑर्डिनेशन नंबर आपका इस टेबल में रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो इस टेबल को काफी अच्छे से देखना है, पता करना है। देखो भाई ये रही, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको काफी अच्छे से समझाया गया कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका रेडियस ऑफ कटायन, देखिए रेडियस ऑफ कटायन, तो रेडियस रेशियो की अगर हम बात करें तो रेडियस रेशियो आपका रेडियस ऑफ कटायन और बाई में रेडियस ऑफ अनायन है। तो कटायन और अनायन की इनका जो रेशियो है, तो देखो सबसे पहले अगर इन दोनों का रेशियो जो आ रहा है आपका, अगर वो 0 से लेके 0.155 पे आ रहा है तो वहां पे जो कॉन्फ़िगरेशन रही होगी आयंस की वो लीनियर रही होगी, लीनियर। उस केस में जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर वो 2 रहा होगा। तो हम तो बेसिकली है ना क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की ही बात ज्यादा डिटेल में करेंगे। उसके बाद देखिए भाई अगर आपका यहाँ पे कटायन और अनायन का रेशो, देखो अगर याद करो ट्रायंगुलर वॉइड्स का मैंने आपको ये निकाल के बताई थी कि इसकी वैल्यू ये होती है। तो जो आपका ट्रायंगुलर वॉइड्स आपको नजर आ रहा, ट्रायंगुलर अगर मान लो ट्रायंगुलर अरेंजमेंट वहां पे, तो मान लो कि कटायन और अनायन का अगर रेशो 0.55 से लेके 0.225 के बीच में आ रहा है तो वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भाई, 4th एंड 5th सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ये वाली कि जब आपका रेडियस रेशियो का रूल 0.225 से 0.414 रहा होगा, है ना। गुड इवनिंग, कोई बात नहीं भाई, अभी देख लो, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा जो बना हुआ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस बनी होगी बेसिकली टेट्राहेड्रल, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर रहा होगा 4। जैसे कि आपका जो ZNS टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है वो सारे ही आपका इस टाइप के अरेंजमेंट शो करती है। ZNS हो गया आपका, है ना। तो ये ZNS ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो ठीक है ZNS हो गया और उसके बाद आपका यही इंपॉर्टेंट है इस केस में। तो पर्टिकुलर अगर आपका रेडियस ऑफ कटायन एंड रेडियस ऑफ अनायन का रेशियो अगर इनके बीच में रहा होगा तो ऑक्टाहेड्रल, वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो NaCl टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है वो सारे इसके अंदर लाई करती है, ठीक है भाई। उसके बाद अगर आपका रेडियस रेशियो, देखो ये वाली वैल्यू याद करो, मैंने क्यूबिक वॉइड की वैल्यू निकाल के बताई थी आपको कि वॉइड का जो रेशियो है और जो एटम की जो रेडियस उनके बीच में क्या रिलेशन है, तो वहां पे मैंने आपको बताया था। और क्यूबिक का वॉइड जो होता है क्यूब के सेंटर पे होता है, वो सारे कॉर्नर को एक दूसरे से टच करता है। तो याद करो 8। और ये देखो ये क्वेश्चन है जैम का, हालांकि मैं प्रीवियस ईयर आपको करवाऊंगा लास्ट में, लेकिन ये एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा था कि सीजियम क्लोराइड में सीजियम और क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। तो दोनों का ही 8 होता है। अभी मैं एक्सप्लेन भी करूंगा इसको। अगर भाई आपका रेडियस ऑफ कटायन और अनायन अगर 1 आ जाता है तो वो फिर आपकी बन जाती है FCC या फिर HCP उसे बोलते हैं, और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता है 12, ठीक है। तो ये हमारे लिए मैं कह रहा हूं कि यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा ये रहा भाई। उसके बाद इसका काफी यूज आएगा, NaCl का आएगा और इसका। तो ये 3 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखो भाई रेडियस रेशियो पे न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, है ना, क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं रेडियस रेशियो पे। तो 1-2 क्वेश्चन मैं आपको जरूर करवाना चाहूंगा भाई, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि हमारे पास कोई एक आयोनिक कंपाउंड है, हमारे पास कोई एक आपका आयोनिक कंपाउंड है, कौन सा भाई, AB टाइप का कोई आयोनिक कंपाउंड है। AB टाइप का कोई आयोनिक कंपाउंड है, वहां पे आपको बोल दिया गया है कि जो रेडियस ऑफ कटायन है, बेसिकली अगर मैं A को कटायन बोलूं तो वो 80 है, रेडियस ऑफ कटायन 80 है, एंड रेडियस ऑफ अनायन जो है बेसिकली B नेगेटिव लिख देता हूं यहाँ पे मैं, ना, रेडियस ऑफ जो अनायन है वो बेसिकली आपका 200 है। तो आपको बताना है कि भाई ये किस टाइप की स्ट्रक्चर शो कर रहा होगा, ये किस टाइप की स्ट्रक्चर शो कर रहा होगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन आ गया सबसे पहले। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है भाई, रेडियस ऑफ आपने कटायन ली,
उसके बाद आपने रेडियस ऑफ अनायन इन दोनों का रेशियो जब आप लोगे तो ये आपका 80/200 जैसे ही करोगे यहां से ये जाएगा। इसके बाद अगर आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपका आ जाएगी 0.4 के पास, और 0.4 के पास आती है तो ये आपका टेट्राहेड्रल टाइप है ना, ये क्या हो जाएगी आपकी टेट्राहेड्रल टाइप हो जाएगी। लाइक दैट मैं कह सकता हूं कि ZNS टाइप की हो जाएगी, ZNS टाइप की अरेंजमेंट ये हो जाएगी, क्योंकि जो ये रेडियस रेशियो है ये किसके लिए आता है, ये तो रेडियस रेशियो आपका जो है इसके लिए भी आता भाई, क्योंकि ये कम ही रही होगी उससे, तो इसके लिए भी आ रहा है भाई। ये तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, ये तो बड़े बेसिक से क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने को मिल सकते हैं। इन भाई किस टाइप की स्ट्रक्चर होगी, किस टाइप का वर्ड्स में मिलेगा, तो ये जो ZNS मिलेगा ये आपका टेट्राहेड्रल वर्ड्स में आपको मिलने वाला है। यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछ सकता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। सीजियम क्लोराइड SSC में एग्जिस्ट करता है ना, नहीं चिराग, सीजियम क्लोराइड SSC में नहीं, लाइक दैट BCC में वो लाई करता है, BCC में है ना, तो वो BCC टाइप में लाई करता है। और ये जो है भाई बेसिकली अगर यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ ले तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 बन जाएगा। तो ये एक आपका क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ये बेसिक सा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बन सकता है भाई इसी टाइप से रेडियस रेशियो के ऊपर न्यूमेरिकल्स असाइनमेंट भाई अब दूंगा भाई आपको लगभग 50 क्वेश्चन में सिलेक्टेड, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा या अभी अभी 1 से 2 दिन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इस चैप्टर के असाइनमेंट में, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया भाई, हमारे पास कोई एक आयोनिक कंपाउंड है AB है ना, हमारे पास कोई एक आयोनिक कंपाउंड है, कौन सा भाई AB टाइप का है ना, AB टाइप का। अब इन्होंने बोल दिया है ZNS टाइप। अब ये जो AB टाइप का ना इन्होंने बोल दिया कि ये ZNS टाइप का है, ठीक है, BCC होता है, यस बिल्कुल BCC होता है भाई है ना, ZNS टाइप का होता है। तो अब आपको बताना है कि अगर रेडियस ऑफ अनायन, बेसिकली मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, रेडियस ऑफ अनायन अगर आपकी रही हो 100 पिकोमीटर तो आपको बताना है ना, देन कैलकुलेट आइडियल रेशियो फॉर द कटायन। देखो एक वर्ड यूज किया गया आइडियल रेशियो, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ये बोला गया कि कैलकुलेट आइडियल रेशियो ऑफ कटायन, कैलकुलेट आइडियल रेशियो ऑफ कटायन। तो ये वाला आप फॉर्मूला बताइए, आइडियल रेशियो ऑफ आइडियल रेडियस रेशियो नहीं सॉरी आइडियल रेडियस, ठीक है, क्योंकि रेडियस निकालेंगे ना। तो बताओ भाई कैसे निकालोगे, फटाफट से निकाल के दे दो, बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपने करे हुए हैं ऐसे क्वेश्चन। तो देखो यार सीधी सी बात है, अगर ZNS टाइप का तो आप सीधा सा लिखोगे कि कटायन और अनायन का जो रेशियो रहा होगा वो आप लिख देंगे कि 0.225 के करीब रहा होगा। किसके करीब रहा होगा भाई, 0.225 के करीब रहने वाला है ये वाला। सर 2012 के बाद सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर बदल के कर दी गई है SSC। देखो नहीं भाई ऐसा नहीं है चिराग, क्योंकि जैम का जो अगर मैं क्वेश्चन बताऊं मेरे पास क्वेश्चन ऑलरेडी अवेलेबल है, क्वेश्चन मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। हालांकि चलो उसका एक्सप्लेनेशन लेंगे, उसकी भी एक्सप्लेनेशन लेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जो मेरे पास क्वेश्चन जैम 2016 का है वहां पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम एंड क्लोराइड आयन इन सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर रिस्पेक्टिवली। तो वो 8 आंसर था। हाँ आप जो कह रहे हो वो हो सकता है, कुछ हद तक वो बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है उसकी, बिल्कुल मैं मानता हूं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप सही नहीं कह रहे। हाँ उसके पीछे भी एक रीजन आएगा, ठीक है। तो ये वाली कहानी मेरे हिसाब से समझ में आ गई कि बताओ भाई क्या यहाँ पे लिखना है। तो सिंपल सी कहानी है भाई, ये आपके पास हो गया, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए बस सिंपल। तो अगर आपको रेडियस ऑफ कटायन चाहिए यहाँ पे तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो रेडियस ऑफ अनायन से, वो कितनी है भाई 100 है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 22.5 पिकोमीटर आ जाएगा भाई, 22.5 पिकोमीटर आ जाएगा। यस बिल्कुल सही है, देवेंद्र एंड मोनालिसा बिल्कुल सही है आप दोनों का ही, ठीक है भाई। आ रही है बात समझ में। और भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, जैसे एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर ले लेते हैं, बाकी की फिर जो है हम जो है स्ट्रक्चर के बारे में ही पढ़ेंगे डिटेल में। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, ये वाला क्वेश्चन है भाई थर्ड क्वेश्चन आपका, अगर मैं बात करूं यहाँ से कि कैलकुलेट मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर। तो आपसे बोला गया है कैलकुलेट मैक्सिमम डिस्टेंस, कैलकुलेट मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ लार्जेस्ट sphere which can be fitted in an FCC structure, ठीक है भाई, FCC structure formed by atoms of radius 200 picometer without distribution the structure, without
डिस्ट्रीब्यूशन द स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन दी स्ट्रक्चर। अब आपको बताना भाई इसका आंसर, फटाफट से बताएंगे, फटाफट से बता दें। अब आपको ये बोला गया है कि आपको क्या करना है कि कैलकुलेट करना है मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर व्हिच कैन बी फिटेड इन एन एफसीसी स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द एटम्स ऑफ रेडियस दिस विदाउट अ डिस्ट्रीब्यूशन ना। तो ये इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ, सबसे पहले तो देखो भाई, अगर आपको यहाँ पे एफसीसी लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही तो आप यहाँ पे लगाओगे कि रेडियस ऑफ कटायन और अनायन का जो बेसिकली रेशियो रहा होगा वो आपका 0.141 के करीब रहा होगा। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ गई। या कटायन अनायन की तो बात ही नहीं की जा रही, तो आप वॉइड्स का बेसिकली बोल सकते हैं कि R बाई कैपिटल R, यानी कि ये वाला जो R है और कैपिटल R इसका रेशियो ये हो रहा होगा। अब देखो R की अगर आप वैल्यू निकाल रहे हो तो ये डिस्टेंस आपको दिया है कि कितना 200 है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप 200 से, इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप 200 से, ये आ जाएगा आपका 828 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा 828। अब हमें क्या निकालना था डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका 2R के इक्वल, किसके इक्वल 2R के। तो R कितना हो गया भाई हमारा 828 के करीब R हो गया। इसकी मल्टीप्लाई जब आप करोगे ये आपका 828 नहीं आएगा भाई, ये आपका आएगा 82.8 ना। इसकी कैलकुलेशन जब आप करोगे तो ये 82.8, इसको जब आप सोल्व करोगे फाइनली तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन। विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब देखो इसमें समझो कि कुछ ऐसा है, इसका मतलब सबसे पहले तो ये चीज हमें पता करनी थी। उसके बाद आपको रेडियस ऑफ एटम विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वो ऐसे हैं, ये कुछ ऐसे हैं भाई, ऐसे ऐसे, इनके बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। आप कुछ इस तरीके से इसे समझ सकते हैं। देवेंद्र ने बता दिया भाई, बिल्कुल देवेंद्र ने बताया भाई। पॉइंट का ध्यान रख लेना भाई, मुझे लग रहा है कि मेरी गड़बड़ी मिलेगी पॉइंट में, आपकी तो नहीं मिलेगी। यहाँ पे 3 जीरो आएंगी, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 5। ठीक है, यस बिल्कुल सही है भाई, देवेंद्र बिल्कुल राइट है। ये आपका आएगा 8.28, ये बिल्कुल सही है भाई। ये जो कैलकुलेशन आएगी वो 8.28 आएगी, और ये भी आपका इसी तरीके से आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा। नहीं भाई आप अरे ध्यान से देख लेना भाई, मुझे गड़बड़ी लग रही कैलकुलेशन में। तो 82 आएगा यार, है ना, 82 आएगा। सही तो था, सही था भाई, सही था बिल्कुल। कैलकुलेशन तो भाई आपको कैलकुलेटर मिलता ही है, तो वहां पे आप इजीली कर लोगे। ठीक है भाई, आओ अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे ए बी टाइप के सिस्टम की। सबसे पहले जो हमने बात करनी है वो हमारा ए बी टाइप का, जहां पे एक ही कटायन होगा और एक ही अनायन होगा। और इसमें जो हमारे पास आती है, यानी कि देखो ए बी टाइप का मतलब है कि जहां पे आपका कटायन एंड अनायन का रेशियो, कटायन एंड अनायन का रेशियो आपका 1:1 होगा ना, 1:1 होगा। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली कौन कौन सी स्ट्रक्चर आती है भाई, एक आपका NaCl आती है, एक आपका सीजियम क्लोराइड आती है, और एक आपका ZnS आती है। तो यहाँ पे आपको जो 1:1 नजर आ रहा है वो क्या आ रहा है भाई, है ना, इन सभी में 1, आप करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, तो ये देखो अब के बाद काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले भी इसमें हम बात करेंगे NaCl की स्ट्रक्चर के बारे में, NaCl की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इसी को हम रॉक सोल्ट टाइप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, इसी को हम रॉक सोल्ट टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं भाई। ये बात भी ध्यान में रखना, काफी जगह आपको लिखा मिलेगा कि NaCl लाइक स्ट्रक्चर, रॉक सोल्ट लाइक स्ट्रक्चर, तो इसकी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर NaCl की बात आपसे की जाए तो यहाँ पे देखो भाई 2 चीजें अवेलेबल है। एक तो जो क्लोरीन है आपके पास Cl नेगेटिव, तो क्लोरीन आपका यहाँ पे पाया जाता है CCP अरेंजमेंट में, है ना। क्लोरीन आपका पाया जाता है NaCl में, क्लोरीन आपका CCP अरेंजमेंट में पाया जाता है। और Na पॉजिटिव आपका पाया जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, Na पॉजिटिव जो आपका पाया जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। काफी ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा है। तो क्लोरीन जो है आपका Cl नेगेटिव, अगर आप NaCl की बात करोगे तो Cl नेगेटिव आपका FCC टाइप से अरेंज होता है, यानी कि 8 कॉर्नर पे और 6 फेस सेंटर पे। Na पॉजिटिव आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड में पाया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर मैं बात करूं कि लोकेशन कि भाई लोकेशन की अगर हम बात करें, लोकेशन ऑफ Cl नेगेटिव, लोकेशन ऑफ Cl नेगेटिव अगर CCP है तो क्या लिख सकते हैं कि कॉर्नर पे होगा, है ना, कॉर्नर पे होगा प्लस में फेस सेंटर पे होगा भाई, कॉर्नर और फेस सेंटर पे लोकेशन रही होगी। दूसरी बात अगर बात करें लोकेशन ऑफ Na पॉजिटिव, क्योंकि Na पॉजिटिव पाया जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड CCP में कहां पाया जाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड CCP में कहा, एक तो बॉडी के सेंटर पे, एक तो बॉडी के सेंटर पे पाया जाता है जो कि 6 फेस सेंटर से कनेक्टेड होता है, याद कर लो, है ना। और जो 3 आते हैं, वैसे तो सारी 12 की 12 एज के सेंटर पे पाया जाता है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि एज सेंटर पे भी पाया जाता है।
यहाँ पे क्या है कि एज सेंटर पे भी आपका पाया जाता है। ठीक है भाई, सभी को समझ में आ रही है भाई? अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स, नंबर ऑफ Cl नेगेटिव एटम्स बताइए, है ना, कितने होंगे आयन, Cl एटम्स ना बोल के आयंस बोलिए ना, नंबर ऑफ क्लोरीन आयंस कितने हो जाएंगे? तो देखो भाई 8 कॉर्नर कंट्रीब्यूशन 1/8, 6 फेस सेंटर कंट्रीब्यूशन बाय 1/2, बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर, बिल्कुल सही है। इसको जब आप देखोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? इसको अगर आप देखोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये तो आपका 4 के इक्वल आ जाएगा भाई। ठीक है, तो इसका मतलब आपका यहाँ पे जो क्लोरीन है वो 4, आपको फ्लोरीन के जो क्लोरीन के टोटल एक यूनिट सेल में 4 एटम्स नजर आएंगे। इसी प्रकार अगर आप नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयंस की बात करेंगे, देखो भाई वैसे अगर AB टाइप की स्ट्रक्चर हो तो ये भी 4 ही मिलेंगे, AB टाइप के स्ट्रक्चर हो तो ये भी 4 ही मिलेंगे। तो फिर भी देख लो बॉडी के सेंटर पे तो कंप्लीटली आ गया ना, 12 एच होती है और एच का कंट्रीब्यूशन आपका 1/4 होता है। तो यहां से भी सोल्व करोगे तो वो भी आपका 4 आ गया, यहां से भी सोल्व करोगे तो वो भी आपका 4 आ जाता है। तो ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि NaCl में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, तो बेसिकली क्या कहेंगे भाई, NaCl में आपका जो Z की वैल्यू रही होगी वो 4, क्यों? क्योंकि ये आपका FCC टाइप का लैटिस है, FCC टाइप का लैटिस है। ठीक है भाई, उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, बहुत ही इसके ऊपर काफी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपसे बोल दिया जाए कि एज लेंथ, है ना, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, इसके बारे में क्या कमेंट करना चाहोगे? एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, इसके बारे में क्या कमेंट करना चाहोगे? तो इसको काफी ध्यान से समझना पड़ेगा, काफी अच्छे से। देखिए अगर मेरे ये क्या भाई, ये कॉर्नर, ये भी एक कॉर्नर, ठीक है, तो ये कॉर्नर पे हमने क्या रख दिया, एक Cl, है ना, इस कॉर्नर पे भी हमने क्या रख दिया, एक Cl, और यहाँ पे इसके यहाँ पे हमने क्या रख दिया, इन दोनों के बीच में एज के सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, ये भी आपका Cl नेगेटिव हो गया, है ना, ये भी आपका एक Cl नेगेटिव हो गया, और दिस इज योर Na पॉजिटिव, क्योंकि आपका Na पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आता है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो एज सेंटर पे भी पाया जाता है। ठीक है ना, तो अगर आपसे बोला जाए कि एज ऑफ यूनिट सेल, यानी कि ये देखो, ये तो एक एज ही होगी ना भाई हमारे पास पूरी, तो इससे काफी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम निकाल रहे हैं कि जो हमारा ए होता ना, ए एज लेंथ, वो किसके इक्वल होता है, 2 में रेडियस ऑफ आपका Na पॉजिटिव, रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव प्लस में रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव। किसी भी बच्चे को अगर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया तो वो जरूर पूछे, इसके ऊपर काफी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, काफी बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन। देखो भाई इसका मतलब ये है कि ये तो आपका Cl नेगेटिव आदि होगी, ये आपका Rna पॉजिटिव, और Rna पॉजिटिव, ये तो पूरा ही 2Na पॉजिटिव हो गया, ये तो पूरा ही 2Na पॉजिटिव हो गया ना, तो ये वाली डिस्टेंस तो आपका पूरा ही R2Na पॉजिटिव हो गई, और ये वाली फिर से आपका RCl नेगेटिव हो गई। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन निकलता है NaCl की स्ट्रक्चर में, जो एज लेंथ होती है वो आपका डबल होती है रेडियस ऑफ कटायन प्लस में रेडियस ऑफ अनायन। तो ये एक इसका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसकी इतनी बात समझ में आई भाई आप सभी को ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बन जाता है भाई, पहला ही क्वेश्चन ये देख लो। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि इफ NaCl लाइक स्ट्रक्चर, अगर आपके पास जो स्ट्रक्चर वो NaCl लाइक स्ट्रक्चर है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट अपोजिट आयंस, है ना, तो देखो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट, देखो डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट अपोजिट आयंस, है ना, अपोजिट आयंस इज 2 एंगस्ट्रॉम। तो बताइए कि यहाँ पे एज लेंथ क्या रही होगी। देखो एग्जामिनर ने क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। सबसे पहला आपसे एज लेंथ पूछिए, ए क्या रही होगी, उसके बाद दूसरा जो आपसे पैरामीटर पूछा वो वॉल्यूम भी पूछ सकता है कि वॉल्यूम बताइए, है ना, और तीसरा जो पैरामीटर पूछ सकता है वो आपसे जो है आपका जो तीसरा है ना डेंसिटी के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो फटाफट से बता दे भाई इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट से बताएं भाई क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो देखो यार सीधी सी बात ये है, यहाँ पे अगर आपने कंक्लूजन निकाल लिया हो कि डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट अपोजिट आयन क्या रहा होगा, किसके इक्वल रहा होगा, तो क्या मैं यहां से ये वाला पॉइंट लिख सकता हूं कि जो आपका रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव है प्लस में आपका रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव है वो आपका 2 एंगस्ट्रॉम गिवन है, क्योंकि यही तो है। अरे भाई 2 अपोजिट आयंस के बीच में नियरेस्ट डिस्टेंस तो इतना ही होता है कि कटायन का और प्लस में अनायन का। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आती है। तो एज लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, इसका डबल कर दो, क्योंकि इसका डबल ही तो था हमारा, याद कर लो भाई। तो एज हमारी हो गई 4 एंगस्ट्रॉम, कितनी होगी भाई
4 एंगस्ट्रॉम हो गई। उसके बाद अगर मैं वॉल्यूम निकालनी है तो वॉल्यूम एफसीसी टाइप है, एक क्यूब है बेसिकली, तो ये ए का क्यूब हो जाएगा। ए बोले तो यहाँ पे 4, तो 4 का क्यूब करोगे तो ये आपका 64 आ जाएगा। 64 एंगस्ट्रॉम में नहीं आएगी भाई, सेंटीमीटर क्यूब में बोलिए बेसिकली, आप इसे कन्वर्ट कर लीजिएगा, है ना। एंगस्ट्रॉम में कैसे निकालेंगे तो इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, इसे हम 10 की पावर -8 लिख सकते हैं। इसका अगर आप क्यूब करोगे तो ये बनेगा आपका 64 इंटू में 10 की पावर -34 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी निकालनी है तो डेंसिटी कैसे निकालोगे, हाँ A = 4, वेरी गुड ना, तो इसलिए वो काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है वो वाला फॉर्मूला। तीसरा अगर डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है भाई मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद देखो Z की वैल्यू 4 हो गई, है ना। NaCl का मास होता है आपका 58.5। उसके बाद नीचे आता आपका एवोगैड्रो नंबर, उसको वैसे क्या वैसा पड़ा रहने दो। उसके बाद आपका आता 64 इंटू में 10 की पावर -10। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आप डेंसिटी भी निकाल पाओगे। तो देखो एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, है ना। क्वेश्चन आपके बहुत आसान होते हैं। एग्जामिनर करता क्या है, एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाता है। बस एग्जामिनर ने ये लिख देना है यहाँ पे कि डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट अपोजिट आयंस। अब आपको पता होना चाहिए कि ये किसकी बात कर रहा है। देखो भाई टू अपोजिट नियरेस्ट कौन सा, भाई ये मेरा यहाँ पे देखो Cl नेगेटिव हो गया और ये मेरा Na पॉजिटिव हो गया, तो यही तो डिस्टेंस है, नियरेस्ट डिस्टेंस है दो अपोजिटली चार्ज आयन के बीच में। तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव प्लस में रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव। तो ये क्वेश्चन निकल जाएगा भाई, ऐसे ये क्वेश्चन निकल जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी के ऊपर बेस्ड दूसरा क्वेश्चन आपके पास कैसे आता है। यहां से आपका लिख देगा कि NaCl टाइप स्ट्रक्चर आपकी NaCl टाइप स्ट्रक्चर है ना। उसके बाद लिख देगा कि A आपका 508 पिकोमीटर है, A आपका 508 है और आपकी यहाँ पे रेडियस ऑफ कटायन यानी कि एज लेंथ आपको दे दी वो 110 पिकोमीटर है। अब बताइए कि रेडियस ऑफ अनायन क्या रही होगी, तो बहुत ही सिंपल है भाई। अगर हमारा NaCl लाइक स्ट्रक्चर है, इसका मतलब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि A हमारा किसके इक्वल रहा होगा, 2 इंटू में रेडियस ऑफ कटायन प्लस में रेडियस ऑफ अनायन। क्या इसके इक्वल ही तो रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। तो इसके इक्वल आप पुट कर दो 2। यहाँ पे देखो ये 508 हो गया, 508, ठीक है। ये आपका 110 हो गया भाई, प्लस में आप R नेगेटिव मान लो। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, इसको सोल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा जो भी आना है यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई सोल्व ही कर देते हैं। तो ये 508 माइनस में 022, ठीक है। यह हो जाएगा आपका 2R नेगेटिव के। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 8 आ जाएगा, इसको सब सोल्व करोगे तो 2 आ जाएगा, इसको जब सोल्व करोगे तो 2 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 114 आपका आ जाएगा। तो क्या निकाल लोगे, यस वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही सही निकाल रहे हैं भाई, बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड देवेंद्र भी काफी अच्छा कर रहे हैं, न्यू स्टूडेंट है तो काफी अच्छा कर रहा है भाई देवेंद्र भी, ठीक है भाई। अब इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल मैं आपको पढ़ा देता हूं, उसके बाद एक दो और अच्छी चीजें बता दूंगा भाई यहाँ पे मैं आपको, ठीक है। उसके बाद चलो पहले बात कर ही लेते हैं, है ना। उसके बाद बात कर ही लेते हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन, देखो इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देख लीजिए एक बार फटाफट से। उसके बाद हम चलेंगे, हमारा जो है यहाँ पे देखिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहा होगा। कल को क्वेश्चन पूछ ले कि NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा ठीक नहीं बना, चलो बन गया ठीक। तो यहाँ पे देखो इसको जो मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये ना कॉर्नर, ये जो कॉर्नर हो गया, ये जो कॉर्नर हो गया, ये जो कॉर्नर हो गया, इसी प्रकार यहाँ वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, यहाँ पे सारी जगह जो ग्रीन में आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस ग्रीन का मतलब कि आपका Cl नेगेटिव। अब देखो इस फेस के सेंटर पे, है ना, इस ऊपर वाले फेस के सेंटर पे, है ना, उस साइड वाले फेस के सेंटर पे, इस बाहर वाले फेस के सेंटर पे, उस पीछे वाले फेस के सेंटर पे और इस नीचे वाले पे। तो ये सारे क्या रहे होंगे आपका Cl नेगेटिव, क्योंकि Cl नेगेटिव FCC टाइप से अरेंज होता है। उसके बाद देखो भाई यहाँ पे मैं क्रॉस से दिखा रहा हूँ ना, ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए पूरी कहानी। तो ये देखो जो आपका यहाँ पे एक तो बॉडी के सेंटर पे, है ना, ये, उसके बाद आपका यहाँ इस एज के सेंटर पे, 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 यहाँ इस एज के सेंटर पे। तो सारी जगह आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे आपको Na पॉजिटिव दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा भाई आपका यहाँ पे Na पॉजिटिव आपका दिखाई देगा। तो ये जो क्रॉस से मैंने रिप्रेजेंट किया है इसका मतलब आपका Na पॉजिटिव है। अगर अब आपसे देखो भाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl नेगेटिव अगर आपसे पूछे कि Cl नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो Cl नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर आपका
सॉरी Na पॉजिटिव का समझ लो पहले, क्योंकि अगर Na पॉजिटिव का समझ गए तो काफी आसान हो जाएगा। देखो Na पॉजिटिव आ रहा ऑक्टाहेड्रल वेट्स में, Na पॉजिटिव आ रहा ऑक्टाहेड्रल वेट्स में। अगर ऑक्टाहेड्रल वेट्स में आ रहा है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव की अगर बात करें तो वो ऑक्टाहेड्रल वेट्स में आ रहा है तो वो 6 होगा, वो 6 होगा। उसके बाद अगर आपको बात करने की कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl नेगेटिव, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl नेगेटिव का मतलब ये है कि देखिए ये इस ऑक्टाहेड्रल वेट से कितनी दूरी पे है। देखो आप इस पॉइंट को काफी इंपॉर्टेंट समझ लेना, नहीं तो याद नहीं रखना पड़ेगा। देखो इस ऑक्टाहेड्रल वेट से, अगर मैं इस ऑक्टाहेड्रल वेट से कहूं कि इस ऑक्टाहेड्रल वेट से ये नियरेस्ट डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है बेसिकली, तो ये a/2 है। और मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि a/2 वाले आपको जो है 6 टाइप के वहां पे आपको जो नजर आएंगे, a/2 डिस्टेंस पे आपको 6 एटम्स नजर आएंगे, 6 आयंस नजर आएंगे अगर आपको याद हो तो a/2, क्योंकि ये डिस्टेंस जो बेसिकली आपका ये पूरा तो a है और ये आपका a/2। और मैंने आपको पहले दिन ही लगभग दूसरी क्लास में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि आपका भाई जो है कि a/2 डिस्टेंस में 6 नंबर नजर आने वाले, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 ही हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपका 6 हो जाना है। तो मेरे हिसाब से ये क्लियरिटी आपको काफी अच्छे से मिल गई होगी, काफी अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है भाई, अब देख लो इसका थ्योरेटिकल वर्जन, ये पढ़ना था वो आप पढ़ लेना, मैंने थोड़ा सा इसके पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में भी आइडिया दे दूंगा यहाँ पे। तो यही कहानी बताई गई है कि इन NaCl, Na पॉजिटिव बीइंग स्मॉलर साइज ऑक्यूपाइज ऑल octahedral weights and Cl negative occupies FCC position. Each Na positive is surrounded by 6 Cl negative ions and Cl negative 6 Na positive से गिरा हुआ है, तो दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 के इक्वल होता है। उसके बाद भाई 4 octahedral weights आपका इज FCC में है ना, क्योंकि जितने एटम्स होते हैं उतने octahedral weights होते हैं और 4 ही एटम्स होते हैं, तो इन दोनों का जो इफेक्टिव जो आपका रहा होगा नंबर, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स वो भी 4 रहा होगा। तो ये तो वही पॉइंट है जो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया। हाँ अब देख लो भाई, ये थोड़ी सी आपको नया लग सकता है कि ये क्या कहानी है बेसिकली। तो यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन निकाला जा रहा है आपका, क्या निकाला जा रहा है कि पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है। सर Na का फिर से बता दीजिए। देखो Na का तो मैंने ये कहा भाई, Na जो है ना आपका वो इस, ये देखो ये वाला जो Na आपको नजर आ रहा है ये आपका ऑक्टाहेड्रल वेट्स में। अगर ऑक्टाहेड्रल वेट्स में, तो ऑक्टाहेड्रल का मतलब तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होने वाला है। ऑक्टाहेड्रल का मतलब तो यही कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होने वाला है ना, क्योंकि ये वाला जो है ना बीच में जो बॉडी के सेंटर पे नजर आ रहा है ये 6 फेस सेंटर से अटैच है। तो अगर 6 फेस सेंटर से अटैच है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। ये वाला भी ऐसे ही आएगा भाई, ये भी 6 से अटैच होता, कभी सोचो कि यही नहीं, दोनों ही। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये काफी एक अलग सा टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए कि अगर NaCl का पैकिंग फ्रैक्शन निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। तो बड़ा आसान है भाई, बहुत ही आसान है। देखो अगर आपको NaCl का पैकिंग फ्रैक्शन निकालना तो कैसे निकाल सकते हैं, फॉर FCC अरेंजमेंट Cl नेगेटिव। अब देखो ये जो है ये हमारा क्या होगा भाई, ठीक है, ये एक क्लोरीन हो गया, इसी प्रकार ये एक, देखो ये दोनों क्लोरीन है कॉर्नर वाले, दिस इज योर फेस सेंटर, ये क्या आपका फेस सेंटर है, ये फेस सेंटर और ये दोनों कॉर्नर। अगर आप इसको देखोगे कि जो 4R नेगेटिव है, 4R नेगेटिव का मतलब समझ रहे हो कि ये देखो ये R नेगेटिव हुआ, इसी प्रकार ये 2R नेगेटिव हुआ और इसी प्रकार ये वापस से R नेगेटिव हुआ, तो यहां से आपको पता लगा कि 4R नेगेटिव किसके इक्वल है, वो तो आपका इसके इक्वल है। ठीक है भाई, है ना। उसके बाद अगर आप बात करोगे कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन द टर्म ऑफ R, अगर R के टर्म में आप वॉल्यूम निकालना चाह रहे हो तो क्या कर दो, R की जो वैल्यू है उसकी जो A की वैल्यू उसकी जगह R नेगेटिव वैल्यू पुट कर दो। अरे भाई यहां से आप R नेगेटिव की वैल्यू निकाल लोगे, यस बिल्कुल निकाल लेंगे कि √2/4 कर दोगे और यहाँ पे A हो जाएगा, √2/4 और A हो जाएगा। ठीक है भाई, आ रही है बात समझ में। तो ये आपके पास आ जाएगा यहां से कि ये आपका आ गई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन द टर्म ऑफ R नेगेटिव। अब देखो हमें पता है कि ऑल्सो फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन FCC हमें पता है कि जो रेडियस ऑफ कटायन है और अनायन है उसका रेशियो तो ये होता है। अब हमने फाइनली यहाँ पे क्या पुट कर दिया, देखो अगर हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो सबसे पहले तो 4 एटम्स तो आपके किसके हैं, कटायन के हैं। ठीक है जी, 4 एटम कटायन के और उनका हमने वॉल्यूम रख दिया, सॉरी अनायन है यहाँ पे, 4 ही कटायन के उनकी वॉल्यूम रख दी, A³ हो गया। A³ की वैल्यू अनायन वाली पुट कर दी तो अनायन वाले से अनायन वाला अब कट गया कुछ हद तक आपका। ठीक है, जब आपने फाइनली सोल्व किया तो यहां से आपके पास आ जाएगा कि कटायन प्लस में अनायन का क्यूब है ना, और इसकी वैल्यू हमें पता है कि ये होती है हमारी। जैसे ही हमने पुट किया तो हमारे पास जो पैकिंग फ्रैक्शन आ गया NaCl के लिए वो आपका 0.79 और परसेंटेज में अगर आप निकालना चाह रहे हो तो 79% पैकिंग फ्रैक्शन आ जाता है भाई, 79% पैकिंग फ्रैक्शन। एम्प्टी स्पेस अगर आपसे पूछे है ना, एम्प्टी स्पेस आपसे पूछे तो वो आपका 21% हो जाता है, वो आपका 21% हो जाता है।
तो एक बार बता दें भाई, सभी बच्चे समझ में आ गया या नहीं समझ में आया? देखो भाई, वैसे नोट इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको जरूर बता दूं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां से आप एक बार और अच्छे से इसको बना के देख लीजिएगा, हो जाएगा। नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, हालांकि फिर भी वही फर्ज था, बताना था आपको, तो मैंने बताया है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी स्ट्रक्चर यहाँ पे आएगी, दिस नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है हमारी, वो है सीजियम क्लोराइड, है ना, क्योंकि वो भी हमारा 1:1 में ही है। तो इस सीजियम क्लोराइड की बात करते हैं, इस सीजियम क्लोराइड की बात करते हैं कि इसके लिए क्या है। तो सीजियम क्लोराइड में आपका यही बोला जाता है बेसिकली कि ये जो आपका जो Cl नेगेटिव होता है वो आपका पाया जाता है कॉर्नर ऑफ क्यूब, है ना। जो Cl नेगेटिव है वो आपका, वो बेसिकली आपका पाया जाता है कॉर्नर ऑफ क्यूब। ओके, क्लियर है, वेरी गुड। तो कॉर्नर ऑफ क्यूब पे पाया जाता है आपका Cl नेगेटिव, और जो सीजियम पॉजिटिव होता है बेसिकली आपका सीजियम पॉजिटिव, वो पाया जाता है बॉडी के सेंटर पे ना। देखो कुछ बुक में लिखा हुआ कि बॉडी के सेंटर पे पाया जाता है, और कुछ लिखते हैं कि ये कहीं नहीं पाया जाता, ठीक है। इसीलिए जो अपना क्या नाम था भाई, पता नहीं, एक स्टूडेंट था, हाँ, चिराग बता रहा था कि एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मानते हैं। तो देखो भाई, एक जगह ये लिखा हुआ था कि बॉडी के सेंटर पे पाया जाता है, और एक बुक दूसरी थी, वहां पे देखो बेसिकली ये वाली जो स्लाइड है इसमें एक्सप्लेनेशन मिलेगी कि जो मैं बोल रहा हूँ वो कैसे है। तो देख लेते हैं इसको एक बार। तो अगर आपसे बोला जाए कि नंबर ऑफ Cl नेगेटिव, तो कॉर्नर का मतलब 8 है ना, और कंट्रीब्यूशन 1/8, तो एक एटम आएगा। नंबर ऑफ क्लोरीन एटम कितने, 1। उसी प्रकार अगर नंबर ऑफ सीजियम क्लोराइड की बात करोगे तो वो भी 1 आ जाएगा, वो भी क्या आ जाएगा आपका 1, है ना। लेकिन भाई आपको ये बीसीसी ही मान के चलना है, चिराग बीसीसी ही मान के चलिएगा तो सही रहेगा। तो ये नंबर ऑफ, क्योंकि बॉडी के सेंटर पे तो एक अकेला प्रेजेंट रहा होगा वो, ठीक है। अगर आपसे बोले कि जेड क्या रहा होगा सीजियम क्लोराइड के लिए, तो आपको हो गया 1 रहा होगा ना। सीजियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा ना, बिल्कुल 8 होगा, क्योंकि कॉर्नर है, एक कॉर्नर 8 से टच करता है, याद कर लो। या दूसरी बात देख लो कि सीजियम क्लोराइड है बॉडी के सेंटर पे, और बॉडी का सेंटर 8 कॉर्नर से टच करता है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहा होगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहा होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और 8 रहा होगा भाई। तो यहाँ पे जो आपका आ गया ये होगा। अब देखिए यहाँ पे भी एक काफी अच्छा रिलेशन मैं आपको बताता हूँ, एज लेंथ का रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे भी मैं आपको एज लेंथ का रिलेशन बताता हूँ, जैसे मैंने NaCl के लिए बताया है। तो अगर आप यहाँ की बात करोगे, बट सर कटायन तो रहेगा ना, जैसे भी यूनिट सेल में बीसीसी ही होना चाहिए, यस बीसीसी ही होगा भाई, ठीक है, बिल्कुल सही है, बीसीसी होगा, क्योंकि कटायन तो रहेगा ही, कटायन कहाँ पे जाएगा, ठीक है। अगर आप एससीसी बना रहे हो तो वहां पे तो फिर कटायन कहाँ पे दिखाओगे, आप उसको एच के सेंटर पे दिखाओगे, कहाँ पे दिखाओगे, मतलब ये तो दिखाना पड़ेगा ना। तो देखो अगर मैं बात करूं एज लेंथ की, तो देखो इसको समझना काफी अच्छा इंपॉर्टेंट भी है। तो क्या मैं यहाँ से देखना कि ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया भाई, एक है ना, ये हमने ड्रॉ किया यहाँ से कुछ इस प्रकार से। ये हमारा एक कॉर्नर का Cl नेगेटिव, मान लो एक Cl नेगेटिव ये होगा। इसी प्रकार एक Cl नेगेटिव आपका ये होगा कि ये भी Cl नेगेटिव, ये भी आपका Cl नेगेटिव, क्योंकि अब ये जो ना बेसिकली बॉडी का सेंटर, दिस इज योर बॉडी डायगोनल, ये आपका क्या है भाई, बॉडी डायगोनल है, क्योंकि अब यहाँ पे सेंटर पे है आपका, बॉडी के सेंटर पे, और यहाँ पे इस बॉडी के सेंटर पे क्या रहा होगा, यहाँ पे आपका सीजियम रहा होगा, यहाँ पे आपका सीजियम। तो क्या मैं यहाँ से एक पॉइंट लिख सकता हूँ आप सभी को समझाने के लिए, है ना, ये बेसिकली आपका क्या रहा होगा, यहाँ पे सीजियम रहा होगा, क्या सीजियम। तो क्या यहाँ से ये लिखा जा सकता है कि देखो RCl नेगेटिव प्लस में 2R सीजियम पॉजिटिव प्लस में RCl नेगेटिव किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा। क्या इसी को मैं सिंप्लीफाइड वर्जन में ऐसा लिख सकता हूं कि 2 इंटू में आपका रेडियस ऑफ सीजियम प्लस में रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव इक्वल हो जाएगा, क्या किसके इक्वल लिखूं, फटाफट से बताएं भाई। तो क्या मैं इसके इक्वल लिख सकता हूं, √3a के इक्वल लिख सकता हूं, क्योंकि बॉडी डायगोनल हमारे पास किसके इक्वल होता है, √3a के इक्वल होता है। तो क्या यहां से आपके पास रिलेशन आ गई कि जो एज लेंथ है फॉर सीजियम क्लोराइड वो किसके इक्वल हो जाएगी भाई, आपका कि √2/√3 एंड रेडियस ऑफ सीजियम पॉजिटिव एंड रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। NaCl के लिए मैंने बताया था कि 2 इंटू में रेडियस ऑफ सोडियम प्लस में रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव। सेम कहानी यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, तो इसके बारे में आपको इतनी बातें जरूर ध्यान में रखनी है भाई। अब कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर आप बात करोगे यहाँ पे, इसका भी मैं बना के दिखा देता हूँ कि बेसिकली कैसे पाया जाता है ये। तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर आप बात नहीं करनी है आपने, तो देखो कॉर्नर पे दिखा दो, कहाँ पे दिखा दो आप, जो Cl नेगेटिव है वो तो कॉर्नर पे दिखा दो कुछ इस तरीके से, है ना।
तो ये आपका Cl नेगेटिव तो कॉर्नर पे हो जाएगा भाई, यहाँ पे है ना, यहाँ पे हो गया ये Cl नेगेटिव, कॉर्नर पे दिखाओ ना, ये सीजियम क्लोराइड की बात चल रही है भाई, ठीक है। तो ये जो रेड आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली आपका कौन सा है, Cl नेगेटिव है, और यहाँ पे बीच में एक बॉडी के सेंटर पे यहाँ पे, तो ये बेसिकली आपका क्या रहा होगा, एक सीजियम क्लोराइड रहा होगा, क्या रहा होगा, सीजियम क्लोराइड रहा होगा। आ जाओ भाई थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़ा देता हूं मैं, इसका देखो अब यहाँ से देख लो भाई, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे, ठीक है, और आपको समझा भी देता हूं कि अगर आप बात कर रहे हो सीजियम क्लोराइड की पैकिंग फ्रैक्शन एंड परसेंटेज, तो सीजियम क्लोराइड हैज ए, देखो यहाँ पे भी साफ साफ लिखा हुआ है, तो कोई भी सिंपल क्यूबिक वाला कोई लॉजिक नहीं है भाई, यहाँ पे चिराग आप वेरीफाई कर लीजिएगा। तो सीजियम क्लोराइड हैज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट इन विच सीजियम ऑक्यूपाई बॉडी सेंटर पोजिशन एंड Cl नेगेटिव ऑक्यूपाइज ईच कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल, ठीक है। तो हेंस यहाँ पे आपका एक सीजियम पॉजिटिव आएगा और एक ही क्लोरीन नेगेटिव आएगा पर यूनिट सेल, क्योंकि 8 कॉर्नर है, लेकिन कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन तो 1/8 है ना। तो यहाँ पे सीजियम क्लोराइड की अगर Z की वैल्यू पूछे या कभी क्वेश्चन में आ जाए कोई डेंसिटी का न्यूमेरिकल हो और वहां पे लिखा हो लाइक दैट सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, तो आपको समझ जाना कि Z की वैल्यू 1 होगी, Z की वैल्यू 1 होगी। उसके बाद ये क्वेश्चन है भाई आपका जैम 2017 का, ये जैम 2017 का क्वेश्चन है, समझ भी लेना कि क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा। तो देखिए each cesium positive is surrounded by 8 Cl negative and each Cl negative is surrounded by 8 cesium positive and structure has 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 8:8, और होगा भी ना, मैंने गूगल पे देखा था इसलिए नहीं चिराग, बिल्कुल भी नहीं है वो ट्रू बात है ना, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी बात जरूर लिखी हुई है, शायद आप उससे रिलेट कर सकते हैं जो भी है। तो यहाँ पे आपका 8:8, NaCl में 6:6, और जो भी आपके ये इस टाइप के ना भाई 1:1 वाले, वहां पे आपके इसी टाइप के। अब देखो ये वाला जो क्लोरीन है, अब ये तो भाई 8 कॉर्नर से घिरा हुआ है ना, ये तो 8 कॉर्नर से घिरा हुआ, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो कितना होना बेसिकली आपका, है ना, इसका सॉरी ये सीजियम लिखा हुआ है यहाँ पे, अच्छा ये तो इसके लिए बताया गया है, ये अलग है भाई कहानी, ये अलग है कहानी, ये तो इसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए बताया गया है। तो यहाँ पे सीजियम रहा हुआ, सीजियम बॉडी के सेंटर पे, वो तो 8 कॉर्नर से जुड़ा हुआ इसलिए कंट्रीब्यूशन हो गया। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, देखो जबरदस्त बताता हूँ, दोबारा से रिवाइज करवाता हूँ। देखो अगर मैंने सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये कह दिया, देखो सबसे पहले तो मैंने आपको यहाँ पे ये बोल दिया पहले ही कि आपका जो सीजियम पॉजिटिव वो बॉडी के सेंटर पे, तो वो तो 8 कॉर्नर से जुड़ा रहा होगा। अगर आपसे पूछे कि Cl नेगेटिव कितने, तो देखो भाई अगर मैं कहूं कि सीजियम से Cl नेगेटिव कितने डिस्टेंस पे है, अरे भाई ये बात बताइए मुझे। देखो इसको ऐसे समझिए, इसको आप ऐसे समझिए कि दिस इज योर बॉडी सेंटर, ये आपका बॉडी का सेंटर है, दिस इज योर कॉर्नर एंड दिस इज अनदर कॉर्नर, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा, पूरा तो आपका √3/√3a होता है। अगर हाफ की बात करोगे तो √3a/2 हो जाएगा, √3a/2। और मैंने आपको पहले ही दिन ये बात बताई थी, दूसरे दिन सॉरी पहले दिन नहीं, कि √3a/k आपको इतने डिस्टेंस पे आपको 8 पॉइंट नजर आने वाले हैं। याद कर लो ये वाली बात। तो कितने पॉइंट नजर आने वाले हैं, √3a/2, तो 8, इसीलिए आपका Cl भी आपके यहाँ पे 8 ही रहे होंगे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। उसके बाद भाई पैकिंग फ्रैक्शन निकालो तो निकाल सकते हैं। उसके बाद एक और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया गया है यहाँ पे, इसको भी जरूर ध्यान में रखेगा। हेंस सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, नन ऑफ द वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय द आयंस। आयंस के द्वारा कोई वॉइड्स नहीं होते, आयंस के द्वारा कोई वॉइड्स ऑक्यूपाइड नहीं होते, ये बात ध्यान में रखिएगा। जैसे ना NaCl में जो आपका Na पॉजिटिव के द्वारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स थे, लेकिन यहाँ पे आयंस के द्वारा कोई वॉइड्स ऑक्यूपाइड नहीं होते, ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर इसका हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, वैसे आप थोड़ा सा आइडिया लगा के बताओ भाई इसका पैकिंग फ्रैक्शन किसके करीब आना चाहिए। तो देखो इसको आप ऐसे देखिए सबसे पहले। अब देखो ये आपका बना रखा कि ये कॉर्नर हो गया भाई, ये Cl नेगेटिव आप क्या मानोगे कि ये Cl नेगेटिव और ये हो गया। अब देखो यहां से अगर मैं AD की बात करूं, ये वाला जो AD आपको नजर आ रहा है, ये पूरा एक AD जो नजर आ रहा है आपको, तो रेडियस ऑफ कटाइन यहाँ पे सीजियम लिखा होना चाहिए भाई, क्योंकि ये देखो ये सीजियम ही लिखो यहाँ पे, क्योंकि जिस हिसाब से ये बता रहे सीजियम। तो ये R नेगेटिव टू R और दिस इज योर बॉडी डायगोनल, ये बॉडी का डायगोनल हो गया। तो यहां से हमारे पास क्या रिलेशन आ गई, क्या यहां से हमारे पास ये रिलेशन आ गई, ठीक है भाई। क्या ये रिलेशन सभी बच्चे निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे भाई, निकाल के देख लेना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि मैं बता जरूर रहा हूं आपको, इंपॉर्टेंट नहीं है। यस चिराग बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरी बात देखो ये कहां से निकाल रहा है भाई, अरे भाई दो कॉर्नर के एटम है
है ना, इसका R नेगेटिव, इसका भी R नेगेटिव, तो 2R नेगेटिव इज इक्वल टू A लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, कितने एटम्स और उनकी वॉल्यूम कितनी, तो यहाँ पे एक ही कटायन है ना यूनिट सेल के अंदर, यहाँ पे एक ही अनायन है, तो रेडियस ऑफ कटायन का ये रहा, एक ही क्यूब निकाल लो, इसमें ये वाली वैल्यू पूरी पुट करो, इसको सोल्व कर दो भाई। जैसे ही आप सोल्व करोगे फाइनली हमारे पास बीसीसी के लिए, है ना, तो इससे देखो ये कैसे पता लग रहा है कि बीसीसी टाइप का होता है, तो ये रेडियस रेशियो भी एक्सप्लेन कर रहा है ना भाई इस चीज को। NaCl वाला फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना प्लीज। NaCl में क्या एक्सप्लेन करूं श्वेता बताओ एक बार, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कोई बात नहीं। पैकिंग फ्रैक्शन एक्सप्लेन करूं, देखो पैकिंग फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप थोड़ा सा भी सोचोगे ना, थोड़ा सा भी, बिल्कुल इजीली निकाल पाओगे। फिर भी अगर समझ में ना आए तो मैं बैठा हूं, मैं आपको बिल्कुल करवाऊंगा। तो देखो भाई, एक अगर आपसे बोले कि NaCl अच्छी पैकिंग है, NaCl वाली अच्छी पैकिंग है क्या ये, अरे भाई वहां तो वॉइड्स में भी आपने भर दिया है, वहां तो वॉइड्स में भी आपने भर दिया है Na पॉजिटिव, यहाँ पे वॉइड्स में तो नहीं भरा है, वॉइड्स तो खाली पड़ा है, इसका मतलब ये पैकिंग तो अच्छी नहीं। वो वाली पैकिंग अच्छी आ रही थी, 79% आ रही थी, ये 72% है। कर लोगे इसको, सभी बच्चे बता दे भाई, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका एग्जाम में ऑलरेडी। CN में कंफ्यूज हो, अरे भाई CN में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। देखो CN में क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, मैंने आपको क्या बताया कि देखो मैंने आपको ये बताया कि Na पॉजिटिव आपका बॉडी के सेंटर पे लाई कर रहा है, जो आपका क्यूबिक जो आपका वॉइड्स होता है ना वॉइड्स जो होता है वो आपका एक बॉडी के सेंटर पे लाई करता है Na पॉजिटिव। तो सेंटर का देखो, ये जो सेंटर का पॉजिटिव है ये कितनों से टच करेगा, अरे भाई जो सेंटर पे होता है ना वो पहले फेस से टच कर लेगा, अगर वो FCC है तो फेस से टच करेगा, वो कॉर्नर से टच नहीं करेगा, वो फेस से टच करेगा, क्योंकि वहां पे फेस के सेंटर थे। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई फेस का सेंटर नहीं है, यहाँ पे कॉर्नर पे एटम्स है, ये इसलिए। सर मुझे NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर नहीं हुआ, अच्छा भाई, मतलब आपको क्लियर नहीं हो रहा है NaCl का, मैं दोबारा से एक्सप्लेनेशन देता हूं दोनों को। देखो भाई, अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे Na पॉजिटिव आपको बोल दिया गया है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे है? तो पहली बात तो देखो, जो नॉर्मल बच्चा वो ऐसा सोचेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो यार है ना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। एक हिंट ये ले सकते हो, लेकिन मैं ये कोई जेन्युइन हिंट नहीं मानता, मैं समझा देता हूं। देखो भाई, अब आपको बोला कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां पे होता है ना, बॉडी के सेंटर पे। और इस बॉडी के ये ऑक्टाहेड्रल बना किस वजह से था भाई, इस 6 फेस सेंटर की वजह से ही तो बना था। अरे याद कर लो, कल की क्लास में मैंने आपको ऐसे मिलके बताया था कि इसको मिलाओ, इसको मिलाओ, है ना, इसके बाद इसको मिलाओ, इस तरीके से मैंने मिला के बताया था आपको। उसके बाद मैंने कहा था इसको मिलाओ, फिर नीचे से मिलाओ, आपको यहाँ पे एक बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स दिखाई देगा, है ना। अब आपने क्या कर दिया, इस चीज को आप समझिए थोड़ा सा, ठीक है। सर श्वेता पूछ रही है कि FCC में नियरेस्ट नाइबर 12 एटम्स होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों 6 होता है। सुन लो वही बात, देखो मेरे हिसाब से मैं क्लियर कर पाऊं। देखो क्या यहाँ पे इस चीज को है ना ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, उससे आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैं अभी जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं उसके बाद आप मुझे बताना कि समझ में आया नहीं आया, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन करके दिखाता हूं मैं आपको दूसरे तरीके से, ठीक है, फिर एकदम से क्लियर हो जाएगा। अब कहोगे जी यस बिल्कुल अब समझ में आ गई ये कहानी। अभी देखना 1 मिनट में समझ में आएगी। मैं सोच रहा था आप वैसे मतलब एनालिसिस कर लोगे, है ना, इमेजिन कर लोगे, लेकिन कोई बात नहीं, समझिए भाई समझिए। अरे यार क्या बना दिया, एक से ही काम चल जाता है। देखो भाई ये वाला है ना, जो ये वाला फेस मान लो कि ये वाला जो फेस है, ये वाला फेस मैं रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कैसे इससे अगर आप देखोगे तो कैसे दिखाई देगा। इस फेस से अगर आप यहाँ से आप दिखाई दे रहे हो इसको, तो कैसा दिखाई देगा, तो आपको ये दिखाई देगा कि ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर पे आपका एक Cl नेगेटिव हो गया, इसी प्रकार इस कॉर्नर पे भी एक आपका Cl नेगेटिव हो गया, इसी प्रकार इस कॉर्नर पे भी एक Cl नेगेटिव होगा, इसी प्रकार इस कॉर्नर पे भी एक Cl नेगेटिव होगा, इसी प्रकार है ना, इसी प्रकार कहाँ पे एक फेस का सेंटर रहा होगा, यहाँ पे देखो एक फेस का सेंटर भी तो रहा होगा भाई, यहाँ पे बिल्कुल देखो पहले ये ठीक है। अब मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे देखो ये एज का सेंटर है, यहाँ पे एक Na पॉजिटिव रहा होगा, ये एक एज का सेंटर यहाँ पे दूसरा Na पॉजिटिव रहा होगा, ये एक एज का सेंटर यहाँ पे भी Na पॉजिटिव रहा होगा, ये एक एज का सेंटर यहाँ पे भी Na पॉजिटिव रहा होगा, ठीक है। अब इनको टच करते हुए एक फेस का सेंटर भी तो रहा होगा, ये वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपका Cl नेगेटिव है, ये भी आपका Cl नेगेटिव है, ये भी आपका Cl नेगेटिव है, ये तो कॉर्नर वाले हो गए। उसके बाद ये आपका फेस का सेंटर हो गया भाई, ये आपका फेस का सेंटर, ये आपका Na पॉजिटिव एज वाला हो गया, ये भी आपका Na पॉजिटिव एज वाला हो गया, ये भी Na पॉजिटिव एज वाला हो गया, ये भी आपका Na पॉजिटिव कहां वाला हो गया, एज वाला। अब देखो भाई ये जो क्लोरीन एटम है ऐसे ऐसे 6 फेस रहे होंगे। अब ये जो फेस है ना, अब जैसे आपने यहाँ पे Na पॉजिटिव भर दिया ना, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये जो अनायन है
और ये जो कटाइन अब ये जुड़े हुए हैं। अब अरे वॉइड जो खाली था, जो खाली जगह थी वहां पे आपने भर दिया, अब तो वो 6 के 6 फेस से अटैच होगा। कैसे समझाऊं यार इसको, मैं कुछ कोशिश करता हूं समझाने की, कैसे समझाएं, ऐसे भी समझा देंगे। अरे भाई देखो ये कि पहले यहाँ पे वॉइड बन गया था, देखो ये एक ये रहा, एक ये रहा, ये चार, एक आपकी तरफ आ रहा है ना, एक आपकी तरफ फेस और एक मेरी तरफ फेस है। अब यहाँ पे पहले खाली जगह थी बीच में, यहाँ पे है ना, बीच में खाली। अब आपने यहाँ पे ये पेन रख दिया तो ये पेन तो इससे जुड़ेगा ना भाई, इससे भी जुड़ेगा, इससे भी जुड़ेगा, क्योंकि ये तो सारे अटैच। पहले तो एक स्पेस खाली था, उस स्पेस में आपने कटायन भर दिया, तो कटायन तो अटैच करेगा इन 6 फेस से। इसीलिए मैंने कहा कि इस कटायन का जो ये जो अब ये वाला जो कटायन है इन 6 के 6 फेस से ये जुड़ा हुआ है। अब ऐसा समझ लीजिए, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियरिटी मिली होगी कुछ हद तक, नहीं भी मिली तो मिल जाएगी बहुत जल्दी। दूसरा मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी थी भाई, ऐसे मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना एज का, इस एज का और इस कॉर्नर का जो डिस्टेंस, क्योंकि कॉर्नर पे तो CL नेगेटिव है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस है, a/2 है। तो यहाँ पे आपके a/2 कितने पॉइंट होते हैं, a/2 डिस्टेंस पे कितने पॉइंट होते हैं, 6। इस क्लोरीन के यहाँ पे भी a/2 पे एक ये है, इस क्लोरीन के यहाँ पे भी a/2 पे एक आपका Na पॉजिटिव है, इस क्लोरीन के a/2 वहां पे भी Na पॉजिटिव है, इस क्लोरीन के a/2 डिस्टेंस पे यहाँ पे भी Na पॉजिटिव है, इस क्लोरीन के a/2 ऊपर भी Na पॉजिटिव और इस के नीचे भी Na पॉजिटिव है। अब मेरे हिसाब से आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी कि मैंने कैसे कहा कि Cl कोऑर्डिनेशन ऑफ 6 Cl नेगेटिव है ना कि 6 होता है, ये समझ में आया अब आपको। सर जो Na एटम्स है वो एक यूनिट सेल में 4 क्लोरीन नेगेटिव एंड नेक्स्ट यूनिट सेल में 2 क्लोरीन नेगेटिव के साथ अटैच होता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ऐसे बोल सकते हैं, यस बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि अटैच। बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई यूनिट सेल की कहानी नहीं पूछी जा रही, पूरा पूछा जा रहा है कि कितना से अटैच है, तो बस बता दो यहाँ पे। चलो भाई अब है ना बहुत सारी चीजें पढ़नी है, फटाफट से आगे की चीजें मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो ये मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे, ये मैंने आपको रेशियो निकाल के बता दिया इसका, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है पैकिंग फ्रैक्शन। नेक्स्ट टाइप की जो हमारे पास अरेंजमेंट आती है भाई, नेक्स्ट टाइप की जो हमारे पास अरेंजमेंट आती है वो कौन सी आती है, वो हमारे भाई क्वेश्चन करवाएं इसके ऊपर एक, चलो एक क्वेश्चन करवाते हैं इसके ऊपर, पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लीजिए कैसे आ सकता है ना, सीजियम क्लोराइड के ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट अपोजिट आयंस, डिस्टेंस यहाँ पे बोला गया कि डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस दोबारा से लिखते हैं पूरा क्वेश्चन, देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट नियरेस्ट आयन, two opposite nearest ions in cesium chloride structure is कितना है 137 पिकोमीटर। तो आपको कैलकुलेट करके बताना, ए बताइए क्या होगा, उसके बाद पहला ए बता दीजिए, दूसरा आप वॉल्यूम बता दीजिए और तीसरा आप डेंसिटी बता दीजिए। फटाफट से निकालें भाई ये क्वेश्चन, फटाफट से निकाले, बड़ा आसान है। अब आपको बस एक ही चीज ध्यान में रखनी है, जिस बच्चे को याद रहेगी वो कर देगा इसको बिल्कुल आसानी से। तो मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी कि यहाँ पे जो आपका a आएगा वो आपका 2/√3, उसके बाद यहाँ पे इन दोनों का डिस्टेंस, ये क्या होते हैं भाई, इसका मतलब होता है सीजियम पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, और इस ये जो होता है ना 137 ये आपका √3 होता है भाई। इसकी जो वैल्यू होती है वो √3 के करीब ही होती है, इसको आप √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल है ना, √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने सीधा लिखा √3, इसका मतलब a हमारा आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर आपको वॉल्यूम निकालनी है तो इसका कर दो क्यूब, है ना, अगर आपको वॉल्यूम निकालनी है तो इसका कर दो क्यूब। अच्छा भाई इसको पिकोमीटर में अगर आप कन्वर्ट करोगे ना, क्योंकि जो √3 की वैल्यू होती है वो 1.73 पिकोमीटर होती है, तो इसकी 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये 200 आ जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू आप देख लेना, तो ये 200 आएगा ए। उसके बाद 200 का क्या करोगे यहाँ से कि 2 इंटू में आपने कर दिया 10⁻⁸ का क्यूब, ये आपकी वॉल्यूम आ जाएगी। और डेंसिटी निकालनी तो कैसे निकालोगे, डेंसिटी के लिए Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। सीजियम क्लोराइड का जो मास होता है भाई वो आपका 152.5 होता है। उसके बाद Na ऐसे कैसा पड़ा रहने दो, और वॉल्यूम आपकी ये निकाल ली, यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ से आप निकाल लीजिएगा। नहीं भाई ये रॉन्ग है देवेंद्र, आपका रॉन्ग है, थोड़ी सी कैलकुलेशन सही तरीके से कीजिए। यस √3 की वैल्यू 1.73 होती है, इसीलिए मैंने तो ये बिल्कुल सही है, √3 की वैल्यू ये होती है। अच्छा अरे यार ये वही तो मैं कहूँ कि गलत लिखा मैंने बोला सही था, लिख दिया गलत मैंने, ये आपका ये होगा भाई यहाँ पे।
चलो भाई सही था फिर आपका देवेंद्र, फिर सही था आपका। हाँ भाई, जो उस डाटा से निकाल रहे थे उन सभी का सेम था, जो इस डाटा से निकालेंगे उनका आ जाएगा, ये आप मान लीजिए ताकि आपकी कैलकुलेशन और इजी हो जाए। ठीक है भाई, वो भी आपका बिल्कुल सही है ना, दिशा, मोनालिसा, देवेंद्र आपका बिल्कुल सही है, लेकिन एक्चुअल में डाटा ये था मेरे पास यहाँ पे। चलो ठीक है, ये भी समझ में आ गया भाई। तो पहले NaCl की बात की, दूसरे में हमने सीजियम क्लोराइड की बात की। अब तीसरी जो हमारे पास स्ट्रक्चर आती है वो ZnS की आती है, वो भी हमारा 1:1 की होती है। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मेरे तरीके से पढ़ा देता हूं, उसके बाद मैं आपको ये वाली चीजें भी बता दूंगा। तो अगर आप बात करोगे ZnS स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे जो आपके पास S2 नेगेटिव होता है वो आपका CCP अरेंजमेंट में पाया जाता है, बेसिकली FCC अरेंजमेंट में पाया जाता है। S2 नेगेटिव आपका CCP FCC अरेंजमेंट में पाया जाता है, एंड ZN2 पॉजिटिव आपका पाया जाता है 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, या इसी को आप बोल सकते हो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप ZnS की बात कर रहे हो तो वहां पे आपका S2 नेगेटिव मिलेगा आपका इस टाइप से, और ये मिलेगा इस टाइप से। सॉरी, देखिए अब इसको अगर आपको निकालने हैं लोकेशन ऑफ S2 नेगेटिव कहाँ पे रही होगी, तो लोकेशन तो आप इजीली पता कर लोगे भाई। लोकेशन ऑफ S2 नेगेटिव आपके रही होगी कॉर्नर पे, है ना, कॉर्नर पे, और साथ में आपका फेस के सेंटर पे। कहाँ पे भाई, कॉर्नर और फेस के सेंटर पे। अगर आपसे बोले कि लोकेशन ऑफ ZN2 पॉजिटिव ये कहाँ पे रही होगी, ये कहाँ पे रही होगी भाई, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे पाया जाता है FCC में, FCC में टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे पाया जाता है, बॉडी डायगोनल पे। याद कर लो कितने होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कैसे बनते हैं, 3 फेस सेंटर और 1 कॉर्नर से मिला के बनता है आपका, है ना। कहां पे बनता है, बॉडी के डायगोनल पे बनता है। ये मैं लास्ट क्लास में काफी बेहतरीन तरीके से समझा चुका हूं। बट सर ZnS 2 स्ट्रक्चर में अवेलेबल होता है, यस बिल्कुल 2 स्ट्रक्चर में अवेलेबल होता है, बिल्कुल सही बात है। तो मैं बताऊंगा कि मैं कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, एक बार देखते जाओ। तो अगर मैं ZN2 पॉजिटिव की अगर बात करूं यहाँ पे, तो वो कहां पे लाई करेगा, बॉडी के डायगोनल पे। कहां पे लाई करेगा भाई, बॉडी के डायगोनल पे लाई करेगा। अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ S2 नेगेटिव कितने हो जाएंगे, 4, बस कुछ सोचना ही नहीं है। 8 इंटू में 1/8, उसके बाद 6 इंटू में 1/2, 4 आ जाएगा, डायरेक्ट 4 निकाल दीजिए। उसके बाद अगर आपसे बोला जाए कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, देखो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स तो 8 होते, क्योंकि 2 का n का 2 सॉरी, जितने एटम्स होते हैं उसका डबल। लेकिन यहाँ पे 50% का मतलब कितने हो जाएंगे, 50% का मतलब 4 ही हो जाएंगे। इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे कि ZnS में आपका जो Z की वैल्यू कितनी है, वो तो 4 हो जाएगी, Z की वैल्यू तो 4 हो जाएगी। दूसरा अगर आपसे बोले कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहा होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4:4 रहा होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहा होगा भाई, आपका 4:4 रहा होगा, है ना। अब जो आपका जो कहना चाह रहा है बेसिकली वो मैं बता दूंगा, मेरे पास काफी स्लाइड्स अवेलेबल हैं, और मैंने आपका लास्ट में एक निकाला भी है निचोड़ आप सभी के लिए। तो ये बेसिकली मैं जिंक जो है, जिंक ब्लेंड की बात कर रहा हूँ भाई। यहाँ पे मैं जिंक ब्लेंड की बात कर रहा था आशुतोष, ठीक है। ये मैं जिंक ब्लेंड इस वाली स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ZnS टाइप 1:1 जिंक ब्लेंड टाइप की स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो इसकी मैंने बात की है, जिंक ब्लेंड टाइप की स्ट्रक्चर आप इसे बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। तो ये ZnS आपका जिंक ब्लेंड टाइप की बात कर रहे हैं, यही CCP में पाया जाता है, वो FCC में पाया जाएगा आपका, ठीक है। क्लियर है भाई ये वाला पॉइंट सभी को, तो ये आप इतना निकालेंगे। उसके बाद देखो वही एज लेंथ वाली बात करेंगे यहाँ पे भी, वही एज लेंथ वाली बात करेंगे यहाँ पे भी। तो इसको ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, तो एक अगर मैं यहां से देखो भाई, आप एक बार बताना कि पहले मैं लिख रहा हूं, आप बता देना कि कितने बच्चों की ये बात समझ में आ गई और कितने बच्चों की ये बात समझ में नहीं आई। फटाफट से बता दो भाई, ये जो मैंने लिखा है कितने स्टूडेंट इसको समझ पाए और कितने स्टूडेंट इसको नहीं समझ पाए, इसको बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं फटाफट से। तो यहां से हमारी ए की वैल्यू क्या हो गई, ए हमारा हो गया आपका 4/√3 रेडियस ऑफ S2 नेगेटिव प्लस में आपका रेडियस ऑफ ZN2 पॉजिटिव। और जो डायमंड होता है ना भाई, डायमंड वो भी इसी टाइप के स्ट्रक्चर शो करता है। डायमंड की भी यही कहानी होती है ना। डायमंड की स्ट्रक्चर मैं आपको 2-3 बार रिप्रेजेंट कर चुका हूं, तो डायमंड की स्ट्रक्चर की भी यही कहानी होती है। ZnS जिंक ब्लेंड टाइप की स्ट्रक्चर ही होती है, वो भी जिंक ब्लेंड टाइप की स्ट्रक्चर ही होती है वो भी, बिल्कुल ये बात जरूर ध्यान में रखें। डायमंड के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, समझ गए। चलो भाई, कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको नहीं समझ में आएगा जी क्या लिख दिया ये। देखो भाई मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने सिंपल सी बात ये लिखी है कि अब हमारा
अब आपको पता है कि ये आपका कॉर्नर, ये एक कॉर्नर, ठीक है, और अब आपका ये कॉर्नर। अब टेट्राहेड्रल देखो, अगर मैं ये पूरा लाइन दोबारा से बना के दिखाऊं ऐसे, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे तो आपका टेट्राहेड्रल वेट्स था, यहाँ पे भी तो आपका टेट्राहेड्रल वेट्स था, यहाँ पे बीच में ऑक्टाहेड्रल वेट्स था, ये आपका ऑक्टा, तो ये वाली डिस्टेंस यहाँ पे ही तो है कॉर्नर पे, और यहाँ पे ही तो है आपका कोन, यहाँ पे तो आपका है Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, और यहाँ पे कौन है, और ये दोनों जुड़ जाएंगे भाई, ये दोनों अटैच हो जाएंगे एक दूसरे। अब ये वॉइड नहीं रहेगा, इस चीज को समझिए। तो इसको मैं कुछ ऐसे ही दिखा देता हूं, इन दोनों को, ये रहा ये, तो ये Zn2 पॉजिटिव और ये आपका आ जाएगा S2 नेगेटिव। इन दोनों का बीच का क्या हो गया, ये डिस्टेंस कितना होता है, ये पूरा √3a था, तो इसका 1/4 कर दो, √3a/4 बन गया। बस सीधी सी बात है भाई, समझ में आ गई होगी आप सभी को। तो ये रिलेशन आपको जरूर ध्यान में रखनी है। और उसके बाद भाई जो डायमंड होता है ना, डायमंड की स्ट्रक्चर भी सेम ऐसी ही होती है। तो यहां से आप इसको समझ सकते हैं, लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहो, कि जो डायमंड की जो स्ट्रक्चर होती है, मैंने आपको बना के भी दिखाई है 2-3 बार। तो डायमंड की जो स्ट्रक्चर होती है वो आपका ZnS टाइप की होती है ना। इसमें देखो अब क्या है कि डायमंड में बस इतना चेंज कर देना कि ZnS में जहां पे Zn2 पॉजिटिव है वहां पे भी कार्बन एटम हो जाएंगे, और जहां पे S2 नेगेटिव है वहां पे भी कार्बन एटम हो जाएंगे। बस आपने Zn2 पॉजिटिव और S2 नेगेटिव को चेंज करके क्या बना देना, कार्बन कार्बन चिपका देना है, कार्बन कार्बन वहां पे चिपका देना। तो आपको ये वाली पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। अगर आपसे कोई पूछे तो डायमंड में भी ऐसा ही होता है कि एक जो कार्बन एटम है वो CC पे भी लाई करते हैं, और प्लस 50% ऑफ द टेट्राहेड्रल वेट लाई करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी है कि 8 होता है। अगर आपसे कोई पूछे, देखो अगर मैं दोबारा से आ जाता हूँ, मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी करवाया था, लास्ट में ही करवाया था ना, ये वाला क्वेश्चन ले लो भाई। ये वाला बताया था कि डायमंड हैज FCC अरेंजमेंट विद कार्बन एटम्स all occupied corner face centered and half of the available tetrahedroids. What are the number of carbon atoms present in the diamond? तो ये वाली बात समझ में आ गई। तो जो डायमंड की स्ट्रक्चर होती है वो ZnS जिंक ब्लेंड टाइप की होती है। ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ये भी मेरा बताने का मकसद था, आप सभी को मैंने काफी अच्छे से समझा दिया है। ठीक, सभी को क्लियर है भाई, सभी को क्लियर है। अगर डायमंड की पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, अगर डायमंड की पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी है तो कैसे निकालोगे, तो आ जाओ भाई देख लेते हैं एक बार, है ना। तो फटाफट से देख लेते हैं, काफी अच्छे से टॉपिक कवर हो जाएंगे, है ना। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ डायमंड, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ डायमंड का अगर आपको निकालना है कि क्या रहा होगा, है ना। तो देखो भाई डायमंड की स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता दी, ZnS जिंक ब्लेंड टाइप की होती है। उसके बाद देखो यहाँ से क्या मैं यहाँ से एक बात लिख सकता हूँ कि √3a/4 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कार्बन प्लस में रेडियस ऑफ कार्बन, लिख सकते हैं ये वाली बात, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, क्यों नहीं लिख सकते। क्या इसी को मैं बोल दूं कि डिस्टेंस हो गया कार्बन कार्बन के बीच का डिस्टेंस हो गया, ये तो भाई कार्बन कार्बन के बीच का डिस्टेंस हो गया। अब a की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, a की वैल्यू किसके इक्वल लिखोगे यहां से, ठीक है। तो a की वैल्यू आप लिखोगे 8r/c बाई में √3, 8r/c बाई में √3, और इसी से आप लिख सकते हो ना 4/3 और यहाँ पे आप लिखोगे डिस्टेंस ऑफ दिस, ठीक है। इससे आप पैकिंग फ्रैक्शन जब आप निकालने जाओगे यहां से, तो 8 एटम हो गए, 8 एटम, है ना। और एक एटम की जो वॉल्यूम होती है वो आपका 4/3 पाई r³ हो जाएगी, 4/3 पाई r³ हो जाएगी। उसके बाद नीचे क्या लिखोगे, नीचे हमें a का नीचे बेसिकली क्या लिखना होता था, इस a की जगह 8, इस a की जगह 8, और ये r किसके इक्वल हो जाएगा, RC, इस 4/3, है ना। तो यहां से जब आप फाइनली सोल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा इसका, तो आप सोल्व कर लीजिएगा इसको, तो आपके पास जो फाइनली आंसर आ जाएगा वो आपका 0.34, ये पैकिंग फ्रैक्शन आएगा। यानी कि 34%, 34% आपका पैकिंग फ्रैक्शन होता है डायमंड के अंदर, ठीक है भाई। तो ये जिंक ब्लेंड के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखी है, आप पढ़ लीजिएगा, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, साथ में मैंने आपको ये PDF भी प्रोवाइड करवा दी है। ZnS FCC अरेंजमेंट, Zn2 पॉजिटिव स्मॉलर ऑक्यूपाइज अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वेट्स, तो ये पूरी कहानी वही बात है जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है यहाँ पे। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना रहा हुआ, इसकी पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी हो तो निकाल लीजिएगा भाई, इसकी पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी हो तो ये होमवर्क आप सभी के लिए आप खुद निकालिएगा। देखो बहुत ही बेकार पैकिंग फ्रैक्शन आ रहा है, सॉरी अच्छा पैकिंग फ्रैक्शन आ रहा है, ये तो वॉइड्स है, ये तो आपका वॉइड्स है, FCC है तो आएगा ही, साथ में आपका ये डायगोनल को भी कवर कर रहा है, ये साथ में आपका डायगोनल को उसको वॉइड्स को भी कवर कर रहा है, इसलिए आ जाएगी समझ में बात। नेक्स्ट चलिए भाई, नेक्स्ट जो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं वो हमारी AB2 टाइप की स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं, AB2 टाइप की स्ट्रक्चर आ जाती हैं। तो बेसिकली इसमें हम 2 टाइप की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे A2B, एक पढ़ेंगे AB2, 2 टाइप की यहाँ पे होंगी, तो उनको भी देख लेते हैं फटाफट से, है ना। इसको पैकिंग फ्रैक्शन एंड ये रहा। तो अगर मैं बात करूं इन CaF2, तो यहाँ पे आपका कैल्शियम 2 पॉजिटिव बीइंग लार्जर साइज हैज
प्लेस्ड क्लोज पैक्ड इन आपका सीसीपी। अब देखो एक कैल्शियम और एक फ्लोराइड है। अरे भाई किसका बड़ा साइज होता है, ये तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा है। कैल्शियम 4D उसमें आता है, 4th पीरियड में आता है, एंड फ्लोरीन आपका 2nd पीरियड में आता है। तो सीधी सी बात है कैल्शियम का साइज तो बड़ा है, तो इसी यहाँ पे कैटायन का साइज बड़ा हो गया। तो ये आपका एफसीसी अरेंजमेंट में लाई करता है, ये आपका एफसीसी में है ना। एफ नेगेटिव बीइंग स्मॉलर साइज ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी, ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी। हेंस यहाँ पे आपका 4 तो सीए पॉजिटिव रहे होंगे और 8 आपका एफ नेगेटिव रहे होंगे। 8 इसी फॉर्मूले से भी ये बात प्रूव हो रही है कि 1:2, फॉर्मूले से भी ये बात प्रूव हो रही है कि 1:2। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे कोई पूछे कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो वो आपका 4 ही होंगे, वो आपका 4 ही होंगे यहाँ पे। ठीक है भाई, 4 ही होंगे। उसके बाद देखो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईच Ca2 पॉजिटिव इज सराउंडेड बाय 8 फ्लोरीन। 8 फ्लोरीन से घिरा हुआ ये तो भाई, ठीक है, क्योंकि कॉर्नर है और हर कॉर्नर आपका टेट्राहेड्रल वॉइड से अटैच होगा, हर कॉर्नर टेट्राहेड्रल वॉइड से अटैच होगा। बट अब सुनिए, F नेगेटिव इज सराउंडेड बाय ओनली, F नेगेटिव इज सराउंडेड बाय ओनली 4 Ca2 पॉजिटिव आयंस। तो वो सिर्फ 4 से ही घिरा होता है, तो इसलिए इसका जो बेसिकली, क्योंकि साइज में डिफरेंस आ गया ना भाई, यहाँ पे इनमें साइज में डिफरेंस, तो ये बेसिकली आपका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा। विद रिस्पेक्ट टू कैल्शियम 8 हो जाएगा, एंड विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन आपका 4 हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन आपका 4 हो जाएगा। एक बार फटाफट से बता दे भाई, ये वाली बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है, तो ये भी एक बार समझ में आनी जरूरी है। उसके बाद 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये हमें पता है, सिंस हियर अनाइन ऑक्यूपाइज टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो R नेगेटिव गोज टू बी न्यूमरेटर, तो वो R नीचे गया, ऊपर जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे भी अगर आपको वैल्यू निकालनी पड़ जाए कौन सी, एज लेंथ के रिस्पेक्ट में, तो मैं फटाफट से आंसर लिख देता हूँ एक, कि जो आपकी आएगी वो आ जाएगी आपका √3a/4 के इक्वल ही तो होगी, √3a/4 के इक्वल होगी। यहाँ पे आपने कर देना रेडियस ऑफ आपका है ना Ca2 पॉजिटिव प्लस में आपका रेडियस ऑफ F नेगेटिव। ठीक है भाई, ये आप याद रखिएगा, ये आप याद रखिएगा फटाफट से, है ना। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हालांकि, फिर भी। उसके बाद देख लो भाई, ऑल्सो फॉर एफसीसी अरेंजमेंट ये होता है, ये पूरा पैकिंग फ्रैक्शन निकाल के बता रखा है, और ये आपका 75 फ्रैक्शन होता है ना। इसी के लाइक स्ट्रक्चर होती है, कंपाउंड लाइक SrF2, PbF2, है ना, THO2, ये सारे जो है ये आपका फ्लोराइड लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं, है ना, कैल्शियम फ्लोराइड बोलते हैं बेसिकली। तो ये सारों की स्ट्रक्चर ही इस जैसी होती है, CaF2 जैसी होती है, CaF2 जैसी होती है। ये हालांकि बहुत कम पूछे जाते हैं। सर ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, हमेशा एक टेट्राहेड्रल वॉइड 4 एटम्स के साथ अटैच होता है, F नेगेटिव कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ठीक है, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं भाई। हाँ, अरे देखो वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा यार, क्योंकि अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में भी अगर आप भर दोगे, फॉर एग्जांपल मान लो कि टेट्राहेड्रल वॉइड, तो अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे भी आपने दूसरा कैटायन भर दिया, फॉर एग्जांपल स्पाइनल्स, स्पाइनल याद कर लो, स्पाइनल में ऑक्टा पे भी होता है, टेट्रा पे भी होता है, तो वहां पे ये वाली बात ट्रू नहीं होगी, फिर वहां पे ये वाली बात ट्रू नहीं होगी, क्योंकि अब देखो बॉडी के डायगोनल पे ही देखो, अगर एफसीसी है, देखो आशुतोष में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, तो देखो अगर मैं स्पाइनल की बात करूं तो वहां पे Fe2 पॉजिटिव भी होता है और वहां पे Fe3 पॉजिटिव भी होता है। एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जाता है, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जाता है। अगर ऑक्टा में चला गया तो वो 4 कॉर्नर से तो अटैच होगा ही होगा, सॉरी 3 फेस के सेंटर से और एक कॉर्नर से अटैच होगा। अब साथ में वो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड से भी कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो हालांकि ठीक है कुछ हद तक आपकी बात, यहां पे इस स्ट्रक्चर में पर्टिकुलर आप बोल सकते हो। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में आप पर्टिकुलर बोल सकते हो। नेक्स्ट जो है भाई हमारा वो है A2B, वो था AB2, ये है A2B। पैकिंग फ्रैक्शन एंड परसेंटेज, इसके बारे में देखो, कंपाउंड्स लाइक Na2O एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं भाई। जैसे आपको फ्लोराइड पढ़ा है ना मैंने, CaF2, उसका जस्ट रिवर्स कर दो पूरी कहानी, है ना। पूरी कहानी जस्ट रिवर्स करने का मतलब समझना क्या कहना चाह रहा हूं। वहां पे देखो, वहां पे आपका Ca2 पॉजिटिव एफसीसी टाइप की अरेंजमेंट थी। अब यहां पे O2 नेगेटिव, क्योंकि अगर मैं बात करूं Na पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव, दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, और आपको पढ़ाया जाता है कि अनायन के ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है उतना बड़ा आपका साइज होता है। अब यहाँ पे O2 नेगेटिव का साइज बड़ा है, अगर अनायन बड़ा है तो कटायन जाएगा वॉइड्स पे, कटायन जाएगा वॉइड्स पे। समझ पा रहे हो मेरी बात को, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा ध्यान से। Na2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड दिस, यस बिल्कुल सही है। तो देखो यहाँ पे O2 नेगेटिव
क्लोज पैक स्ट्रक्चर होगी, Na पॉजिटिव ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स में आएगा। तो यहाँ पे 8 Na पॉजिटिव आयंस रहे होंगे क्योंकि 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं और 4 यहाँ पे O2 नेगेटिव पर यूनिट चल रहे होंगे। यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आपका 4 ही आने वाला है। उसके बाद भाई यहां से आप देख सकते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर जस्ट रिवर्स हो जाएगा। वहां पे 8:4 था, यहाँ पे 4:8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन दोनों का सेम होगा भाई, पैकिंग फ्रैक्शन दोनों का सेम होगा। पैकिंग फ्रैक्शन में कोई चेंजमेंट नहीं आना है, यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन दोनों का सेम होना है, इसमें कोई भी चेंजमेंट है यहाँ पे आपने दिखाना नहीं। तो ये एंटी फ्लोराइड्स बोलते हैं बेसिकली, इन्हें हम एंटी फ्लोराइड्स बोलते हैं। देखो भाई अब एक और पढ़ा देता हूँ, वो काफी अच्छे लेवल का ये भी अपने आप में, तो ये भी एक पढ़ा देते हैं बस लास्ट, बस इसके बाद फिर आपका ये क्लियर हो जाएगा। लास्ट में मैं आपको एक पूरी टेबल दे दूंगा, वो याद रख लोगे, इसके लिए वो काफी रहेगा। क्योंकि हालांकि चीजें मैंने समझाई जरूर, लास्ट में आपको याद रखना ही काम आएगा। हाँ, अगर आपको शॉर्ट फॉर्म याद है पूरी कहानी की तो ठीक है, बहुत अच्छा, टाइम बच जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। लास्ट देख लो भाई, पैकिंग फ्रैक्शन, ये आपका Al2O3 टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है ना, जैसे ये दीज आर स्पाइनल्स, ये बेसिकली क्या है आपके, ये आपके स्पाइनल सी तो हैं, ये स्पाइनल सी है भाई Al2O3, ठीक है। जैसे Fe2O3 ये स्पाइनल्स है, ऑल हैविंग दिस स्ट्रक्चर। यहाँ पे O2 नेगेटिव हैज हेक्सागोनल क्लोज पैक अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्पाइनल्स में बेसिकली थोड़ी सी कहानी अलग हो जाती है, तो हेक्सागोनल क्लोज पैक अरेंजमेंट होती है यहाँ पे HCP। उसके बाद यहाँ पे जो आपका M2 पॉजिटिव होता है वो आपका, जैसे कि अगर M2 पॉजिटिव क्या है, सिर्फ है ना, एल्यूमिनियम है, आयरन है, क्रोमियम है, ऑक्यूपाइज 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो इन्हें स्पाइनल नहीं बोलेंगे भाई, बेसिकली स्पाइनल नहीं बोलेंगे, इनका अलग से एक नाम, हाँ ये नाम होता है भाई इनका, ये रहा हैविंग कोरेंडम, इससे बोला जाता है बेसिकली, कोरेंडम इसे बेसिकली बोलते हैं, कोरेंडम लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है Al2O3 को। एक कार्बोरेंडम होता है, वो सिलिकॉन कार्बाइड होता है, ये कोरेंडम स्ट्रक्चर है Al2O3 की। स्पाइनल्स नहीं है भाई, इसको हटाओ, स्पाइनल्स की अलग कहानी होती है थोड़ी सी, लाइक दैट स्पाइनल्स ही है लेकिन रहा है। तो यहाँ पे देखो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैक अरेंजमेंट होती है और ये आपका 2/3 होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के। अगर हेक्सागोनल है तो हेक्सागोनल में एटम्स कितने बताए थे मैंने, HCP में एटम्स कितने बताए थे भाई, फटाफट से बता दो, HCP में एटम्स कितने बताए थे। तो सिंस इन HCP अरेंजमेंट देयर आर 6 एटम्स पर आयंस ना पर्टिकुलर, तो 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स रहेंगे और 6 ऑक्टाहेड्रल, तो यहाँ पे देखो O2 नेगेटिव कितने रहे होंगे 6, O2 नेगेटिव कितने रहे होंगे 6, और आपका M3 पॉजिटिव कितने रहे होंगे 4, क्योंकि आपका बोला गया कि 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। सर स्पाइनल का कोऑर्डिनेशन नंबर में भी पढ़ेंगे ना, हाँ कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, डिटेल में आपका वहीं पे पढ़ेंगे, वहां पे बस ये पढ़ेंगे कि कौन इनवर्स होता है और कौन CFT की हेल्प से, क्योंकि CFT एक्सप्लेनेशन देगी वहां पे कि कौन कैसा क्यों होता है। तो भाई यहाँ पे अगर जेड इफेक्टिव बोला जाए तो वो 2 होता है। जेड इफेक्टिव बेसिकली कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो ईच M3 पॉजिटिव इज सराउंडेड बाय 6 O2 नेगेटिव एंड ईच O2 नेगेटिव इज सराउंडेड बाय 4 M3 पॉजिटिव आयंस। तो भाई ये याद रख लीजिएगा। तो ये लास्ट अरेंजमेंट थी। इसके बाद भाई आपको इसका पूरा वो निकाल के बताई गई अरेंजमेंट, तो ये वही है, इसकी पैकिंग फ्रैक्शन निकाल के बता रखी है। मैं कहूँगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी मैंने आपको PPT दे दी है, स्लाइड दे दी है, PDF दे दी, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ देना, ठीक है। लास्ट भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बस मैं कहूँगा जो मैंने पूरा लेक्चर पढ़ाया इसमें पूरा निचोड़ आ गया, इस पूरे एक ग्राफ में पूरा निचोड़ आ गया जो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया। इससे ज़्यादा इसमें बेसिकली कुछ है नहीं कहानी। तो देखो क्या क्या, एक बार फटाफट से पूरे आज का कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो यही बोला गया, देखो भाई इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, लेकिन आपको कम दिखेगा अगर मैं जूम करूंगा तो। आप इसको PDF को जरूर पढ़ना अलग से, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले NaCl में मैंने आपको बताया कि CCP जो होता है पूरा ये, उसमें आपका Na पॉजिटिव तो एवरी एलिमेंट होता है CCP का, है ना, और Cl नेगेटिव, ये गलत नहीं लिखा हुआ है, रोंग लिखा हुआ भाई यहाँ पे, है ना। तो Cl इसमें रोंग लिखा हुआ थोड़ा सा, यहाँ पे जो Cl नेगेटिव होता है आपका, वो Cl नेगेटिव इसमें तो यार सारे, एक मिनट रुको भाई, ध्यान से देखना पड़ेगा, ये सही है ना, हाँ ये गलत लिखा हुआ यार, ऐसा लग रहा है मुझे। आप सभी भी बताओ भाई सही है या गलत है ये। तो ये गलत लिखा हुआ है बिल्कुल। यहाँ पे आपका आएगा Cl नेगेटिव ऊपर, यहाँ पे Cl नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे आपका Na पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, सही है। रेशियो ये हो गया, ये बन गया। सीजियम क्लोराइड की बात करें तो ये BCC टाइप की अरेंजमेंट होती है बेसिकली। यहाँ पे आपका जो Cl नेगेटिव, ये भी फिर से गलत लिखा हुआ है या सही लिखा हुआ है, तो ये भी बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। सीजियम क्लोराइड जो आता है आपका वो बॉडी सेंटर्ड पे आता है और आपका Cl नेगेटिव एवरी कॉर्नर पे, इसका रेशियो 8:8 आएगा।
8:8 आएगा। उसके बाद ZNS जिंक ब्लाइंड जो है मैंने आपको पढ़ाई, वो भी पूरी कहानी बताई, गलत है, रिवर्स होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा इसका मैंने पूरा जो आज लेक्चर लिया है उसका कंक्लूजन निकाल के दे दिया है। अब देखो भाई, अब हमारे मेनली तो 2 ही टॉपिक रहते हैं मेनली, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा सारे, ठीक है। तो मेनली कौन से टॉपिक है, कल हम बात करेंगे हमारा मिलर इंडिसेस की, और परसों हम बात करेंगे हमारा ब्रैग्स लॉ की। उसके बाद में आपको मैग्नेटिक डिफेक्ट्स इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक डे में ही कवर करूंगा। लगभग 3 सेशन और होंगे सॉलिड स्टेट के। इसके बाद आपको लगेगा हाँ कि हमें काफी अच्छा समझ में आ गया है सॉलिड स्टेट के। मैं आपको कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन नेट गेट के भी दिखाऊंगा कि देखो इन कंसेप्ट से आप नेट गेट के क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे, है ना। मिलर इंडिसेस में मैं आपको पढ़ा दूंगा तो आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये थी भाई आज की हमारी क्लास। तो आपको समझ में आ रहा होगा सॉलिड स्टेट काफी अच्छे से। हालांकि 1 या 2 ही क्वेश्चन आता है, तो जो भी मेजर टॉपिक है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊँ, ठीक है। तो ये है भाई कहानी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसलिए पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे कि एक अच्छा क्वेश्चन बना इस बार जैम 2020 में। एक आपका बायो इनऑर्गेनिक को रिलेट किया गया था, है ना, मैग्नेटिक से। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से बेसिकली, या फिर आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी की भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे भी एक अच्छा रिलेशन आएगा, तो उसको मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है भाई। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आप सभी को अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी सारी बातें। और अगर मैं बात करूँ सॉलिड स्टेट तो काफी हद तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलर इंडिसेस एंड ब्रैग्स लॉ की बात करेंगे कल के और परसों के सेशन में, ठीक है। तो या कल के में तो नहीं होंगे 2 सेशन, ठीक है। उसके बाद PYQ, उसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, है ना। तो काफी अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो गुड नाइट आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए स्टूडेंट आए हैं भाई, वो प्ले स्टोर पे जाके, हालांकि अभी नए आए हैं तो उन्होंने देखा नहीं होगा, सर मेरा फिजिकल अब बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, मेरा वीक है बट मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, थैंक यू सर। ओके, तो भाई जो भी नए स्टूडेंट है जिन्होंने भी अभी तक फीडबैक नहीं दिया तो प्ले स्टोर पे जाएं, वहां पे अपनी ऐप के नीचे आपका स्टार का ऑप्शन आएगा, जितने स्टार आप देना चाहते हैं दिए। उसके साथ में एक फीडबैक जरूर लिखें, चाहे वो बुरा हो चाहे वो अच्छा हो, क्योंकि बुरे फीडबैक से भी सीखने को मिलेगा और अच्छे फीडबैक से मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है भाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई एक और आप काम कर सकते हैं भाई, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए इस कोर्स को, बताओ कि भाई ऐसे ऐसे कोर्स चल रहा है, क्योंकि मैं कोई ऐड वैड तो करता नहीं भाई, देखो आप ही हो बस मेरी ऐड तो, और आप भी जब ऐड करोगे आपको अच्छा लगेगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है और आप जो सोच के आए थे, आपने सोचा था भाई हाँ इस कोर्स में मुझे ये मिल जाए, अगर उतना भी मिल रहा है, ठीक है, उससे अच्छा मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उतना भी मिल रहा है तो भी आपको शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए, हाँ जी, क्योंकि मैं कोई ऐड वैड करता नहीं हूँ, है ना। तो आप सभी को पता है कि मैं बस आपके ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ फिलहाल तो आप अगर शेयर करना चाहें तो जरूर शेयर कर सकते हैं। ओके चलिए भाई, अब मेरी तरफ से कंप्लीट होती है बातें। प्रमोशन कर दी मैंने मेरी, है ना। वैसे तो कहता हूँ ऐड वैड करता नहीं हूँ, लेकिन प्रमोशन भी कर रहा हूँ आपके सामने, ये तो गलत बात होगी ना। चलो यार 2 मिनट बातें करते हैं, है ना। मेरा मन है कि 2-3 मिनट बातें करते हैं आपसे। कोई फीडबैक हो तो दो भाई फटाफट से, तो कोई फीडबैक हो तो दो फटाफट से। 2 मिनट के बाद मैं निकल जाऊंगा, लेकिन जब तक तो आप फीडबैक दे ही सकते हैं। सब सही है, यस करेंगे। अरे वाह, देवेंद्र ने तो आज याद। देवेंद्र पहले तो कोर्स देखो अच्छे से, ठीक है, फिर अगर लगे कि भाई मस्त है, अच्छा है, बताया जाना चाहिए तो फिर बताना। और भाई आगे जाके तो और भी जबरदस्त चीजें होंगी ना, सीरीज वीरीज लेके आऊंगा मैं अच्छी खासी आपके लिए। चलो अब मैं गुड नाइट बोल देता हूँ आप सभी को। सर सिलेबस थोड़ा जल्दी पूरा करवा दीजिए। देखो चिराग क्या हो रहा है ना, इसके लिए भी मैं आपको बताऊं कि आप तो कह देते हो ठीक है 3 क्लास रखते हो, जैसे मैं 3 क्लास रखता हूँ मेरे पास आते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज, जो स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया, कह रहे हैं सर हमारा तो पिछला ही बहुत सारा पड़ा है, तो 3 क्लास कर दोगे तो दिक्कत होगी। तो अभी मैं इसको ऐसा सोच रहा हूँ कि हम क्या करते हैं कि 2 क्लास तो कंटिन्यू रखते हैं, 1 क्लास को हम कर देते हैं कि 1 दिन होगी, उससे नेक्स्ट डे नहीं होगी, फिर उससे नेक्स्ट डे होगी, 1 डे 1 दिन छोड़ के 1 दिन करेंगे, ठीक है। सर ऑर्गेनिक अच्छे समझ आ रहा है, ओके वेरी गुड। बिलेटेड गुरुजी गुरु पूर्णिमा के लिए, अरे कोई बात नहीं सर। सर आप कुछ बता दीजिए अच्छी बातें। सर क्या बातें बताऊं भाई मैं अच्छी, भाई मेरे पास तो क्या अच्छी बातें होगी, है ना। वो तो जब मोटिवेशन सेशन होगा जब भी बात कर लेंगे अच्छे से, अच्छी अच्छी बातें निकाल के लेके आऊंगा मैं। बस भाई मोटिवेटेड रहो, पढ़ते रहो, अच्छे से तैयारी करो, और मतलब कंटेंट वाइज आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल रही,
जैम का पेपर कवर हो जाएगा इन क्वेश्चन से जो मैं करवा रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ, है ना। प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट लगाते रहिए, है ना। जेईई एडवांस के पेपर लगाते रहिए, जेईई एडवांस के अगर कोई टेस्ट सीरीज मिल जाती है वो लगाते रहिए, नेट गेट के क्वेश्चन देखते रहिए, सॉलिड स्टेट के नेट गेट के क्वेश्चन देखते रहिए, है ना। आपको लगना चाहिए। चिराग मुझे भी काफी जल्दी है यार, सही में कोर्स कंप्लीट करने में मैं चाह रहा हूँ कि कंप्लीट कर दूं, क्योंकि है ना और जो है वो क्या करते हैं कि 2 महीने में तो नया कोर्स लॉन्च कर देते हैं, और मैं 4-5 महीने हो गए तो एक ही कोर्स पे लगा हुआ हूँ, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसी कोर्स में मैं आपका बढ़िया सा अरेंजमेंट करके दे दूँ, इसी कोर्स में आपको फुल जबरदस्त वाली कहानी दे दूँ। सर फिर कॉलेज खुलने के बाद पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। चिराग कॉलेज तो नहीं खुलने वाले भाई, ठीक है। तो कॉलेज वाली तो बात छोड़ दो, इससे अच्छा है ना चिराग, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी भी करूं थोड़ा सा। तो आप क्वेश्चंस के ऊपर टाइम लगाएं, आप शॉर्ट ट्रिक्स बनाएं, आप रिवीजन नोट्स बनाएं, तो बेहतरीन तरीके से अभी तैयारी करें यार, ठीक है। ये कर सकते हैं, जल्दी लीजिए सर एक क्लास, ठीक है। अरे टेस्ट का तो दिशा ऐसा है, जब आपका तैयारी हो जाए ना, जब भी आप टेस्ट दे दे, जब आपकी तैयारी हो जब दे देना टेस्ट। तो मैंने मेरा काम है अपलोड करना, मैं अपलोड कर दूंगा, जब आपकी तैयारी हो जाए जब आप दे देना, ठीक है। एनालिसिस आपको पता लग जाएगा कि किस स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए, ठीक है। वो तो आपको कभी भी पता लग जाएगा, ठीक है भाई। चलो, थैंक यू।